Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine. Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एक बार फिर ब्रेक के बाद हम आपके सामने हाजिर हैं और हमें ये फौरन ही कह दिया उन्होंने कि फौरन कंटेंट पे आ जाइए। ये बात नहीं मुझे पसंद थी। क्यों ना कीजिए भाई, रिलैक्स क्यों नहीं कर सकते? आराम से बातें करें, चिल करें, लेकिन फिर वो एक एंटरटेनमेंट चैनल वाला शो हो जाता है। वो एक अलग वाइब होती है जिसमें टाइम ही टाइम होता है, लेकिन यहाँ वक्त का मुकाबला फिर भी हम कर ही लेते हैं अपनी बात। नहीं पता है उससे ज़ोहैब क्या हुआ है, मेरे आजकल क्या अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो गया है। मैं बात भी छोटी करने लगी हूँ और मैं सुनने भी छोटी बात लगी हूँ। कोई 1 मिनट से ज्यादा मुझसे बोलता है, मैं कहती हूँ प्लीज प्लीज, अब मैं ऑफ हो रही हूँ और दूसरे की भी प्रिसाइज सुनने का आदी हो जाते हैं। इस शो ने ऐसा कर दिया है। तो अब क्या क्या हो रहा है, पहले इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बन गया है इन 2 दिनों के अंदर, वो आपको बताना है हमने। फिर उसके बाद कुछ फैसले कोर्ट की तरफ से भी आए हैं, खुशाइन फैसले हैं, वो बताने हैं हमने। स्पाइडरमैन की बात करनी है, मूवी देख के आई है तो उसकी आपने बात करनी है। थाईलैंड में देखी और वो मैं बताऊंगी, इतनी बड़ी स्क्रीन पे बहुत मजा आया। और अब तो पता है थिएटर्स में बड़ी वेरिएशंस भी आने लगी हैं, टाइप्स ऑफ थिएटर्स हैं। मूवी का कैसा एक्सपीरियंस चाहिए आपको, उस पर भी हम बात करेंगे। और ट्रम्प साहब जो हैं किसी चीज पे बहुत खुश हैं और किसी चीज पे बहुत नाराज भी हैं। जी, नाराज भी। अच्छा देखिए भाई, सदर ट्रम्प जो है ये बड़ा एक हैरानकुन बयान था मेरे लिए भी, बल्कि हैरानकुन नहीं लेकिन कई इसमें सवाल आते हैं। सदर ट्रम्प जो है वो ये जो मुआहिदा हुआ है, अमन मुआहिदा, ये जो हमारा आपस में पैक्ट हुआ है, डिफेंस पैक्ट, इस पर बहुत खुश है। मक्का डिफेंस पैक्ट पर वो ये कह रहे हैं कि शाबाश, तीनों मुल्कों की क़यादत बहुत अजीम है और बहुत अच्छा काम है। फाइनली मशरिक़ वुस्ता और ये जो खित्ता है ये अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपने दिफा की सलाहियत हासिल करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको हज़म नहीं हुआ, हमें भी नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा तारीफ हार्ड टू बिलीव के तारीफ भी कर रहे हैं। ऐसी चीज़ में जहाँ मुसलमानों की तरक्की और मजबूती होगी, उनमें एका होगा, इनको क्यों इतना अच्छा लग रहा है? यकीन नहीं आ रहा। यकीन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो तारीफ भी करे तो अच्छा है, यानी मेरी तारीफ हो रही है, क्यों हो रही है पता नहीं, इसमें सवाल थोड़े। खैर ये बात है। और फिर जनाब मिस्र इस मुआहिदे को ज्वाइन कर सकता है, डिफेंस मुआहिदे को, जैसे हम कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक भी सामने आएंगे। तो ये है जनाब। और क्या है, ट्रम्प किससे नाराज हो रहे हैं? मेरी तो दिल से ख्वाहिश है कि बेशक थोड़े टाइम के बाद, लेकिन ईरान भी इस पैक्ट का हिस्सा बने तो बहुत खुशी होगी, बहुत सुकून हो जाएगा। अच्छा, जिस चीज़ पे ट्रम्प साहब नाराज हैं वो है साउथ कोरिया पे। पता है आपको? जी हाँ, पहले तो उनका काफ़ी लैक्स अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब वो बड़े नाराज़ हैं कि भाई इस जंग पे, ईरान पे, जब हमने कहा कि जी ईरान की जंग में हमारा साथ दें तो दे सेड नो थैंक यू, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, नो थैंक यू। और आजकल इनकी जो है उल्ची फ्रीडम शील्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं यूएस और साउथ कोरिया के दरमियान। लेकिन क्योंकि ट्रम्प नाराज़ हैं तो उन्होंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा इसको ना हल्का करो इन एक्सरसाइजेस को, क्योंकि इससे बड़ा एक बुरा मैसेज जाता है नॉर्थ कोरिया को। बहाना है, एक्चुअली वो अपसेट हैं और मैसेज देना चाहते हैं साउथ कोरिया को कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू। और वो कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया से ताल्लुकात उनके अच्छे। अच्छा, एक और ये एक पेशरफ्त है कि ढाका से खबर ये है कि उनका दौरा होना था वज़ीर आज़म का, लेकिन वहाँ पर शेख हसीना वाजिद का एक बड़ा मामला है और वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत के पास है और भारत में सेफ हेवन है और भारत ही फंडेड ये सारे मामला, मतलब उन पर बड़े इल्ज़ाम लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक शेख हसीना वाजिद को वापस नहीं किया जाएगा तब तक हमारे ताल्लुकात जो इस्तवार नहीं होंगे, सिफारती ताल्लुकात हम भारत के साथ नहीं बढ़ा सकते। ये भी एक खबर थी। अच्छा, अब ना हरमुज़ अमरीकी इलाका बनाने की बात पर मजाक भी एक गलती है। ये ईरान थ्रेटन कर रहा है और बाकायदा वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि अमरीकी सदर ने कहा था कि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है, हमारा इलाका। ये कैसे तो उन्होंने कहा मजाक में भी ये बात जो है ना, ये बहुत बड़ी गलती है, वरना और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, वरना तो फिर उन्होंने कहा टांगे तोड़ देंगे, ये ईरान है और इसके मुहाफिज आपकी टांगे तोड़ देंगे अगर इस तरह की किसी ने बात। ये बड़ा मेखल अभी तक सबसे सख्त मैंने देखी है स्टेटमेंट, ये इस तरह से डायरेक्ट कहना, क्योंकि बात भी सही है कि इलाका आपका, आपकी ज़मीन, और कोई कहते हैं हाँ ये हम टेक ओवर कर रहे हैं, ये तो हमारा हो गया। हमारा कैसे हो गया? याद है उस ट्रम्प स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी कुछ इस तरह नाम रख रहे थे। ये शुरू से ही इंप्रेशन दिया है ट्रम्प ने कि ये दिस इज माइन। और देखिए हॉक्स आए हैं वहाँ पर आर्मी में, तो वहाँ उनके बयान भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं, इससे पहले भी ऐसे बयान आते थे। जब पाकिस्तान समेत 8 ममालिक ने, मुस्लिम ममालिक ने ट्रम्प का गजा जामे मनसूबा जो है उसको मुस्तरद करने के इसराइली ऐलान की मजम्मत की है। इसराइल जो है वो ये गजा में अमन, वो तो नजर आ रहा है कि वो नहीं चाहता कि गजा में अमन हो, वो अपनी हेजमनी चाहता है, अपना तसल्लुत चाहता है। और ये जो एक अमन मुआहिदा किया गया था, एक पीस प्रोसेस को शुरू किया गया था, तो इसराइल को इस पर हमेशा से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो इसकी मजम्मत की है इसराइल के इन बयानात की 8 इस्लामी ममालिक ने कि प्लीज़ इसको कंटिन्यू होने दें और यही गजा के लिए परमानेंट एक अमन होगा, अमन के लिए एक बड़ी पेशरफ्त होगी। तो ये जनाब ये 3-4 चीज़ें थी। अच्छा, सईद मोहम्मद साहब ने मैं ज्वाइन किया, जी डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल।
जी, इसी सवाल से ही कनेक्ट करके आगे मैं चलूंगी कि इजराइल ने ऐसे बैकआउट कर लिया, इसका मतलब है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की ट्रंप कोई जमानत तो नहीं दे सकते। पहले यही इंप्रेशन देते हैं, मैं देखें एम्बेसडर ऑफ पीस हूँ और ये देखें मैंने ये मुआहदा करा दिया है, आगे पीस टॉक्स के बाद अब पीस ही पीस होगा। ये कितने प्लान्स थे, कितने निकात थे उसके प्लान्स, कुछ भी नहीं। इजराइल ने कितने कन्वीनियंटली वॉकआउट कर लिया है, इसको नल एंड वॉइड कर दिया। तो अब ये ट्रंप को इस बात पे गुस्सा नहीं आना चाहिए? वैसे तो हर एक मुल्क पे गुस्सा आ रहा होता है। क्या रिएक्शन होगा नेतन्याहू के खिलाफ? देखिए नादिया, इसकी दो पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि ट्रंप की जो हिकमत अमली और पॉलिसी रही है अमूमी तौर पे, उसके पैराए में इसको समझना जरूरी है। पहली बात यह है कि जब से आपको याद है सदर ट्रंप बसर इक़्तिदार आए हैं, उन्होंने अपने दुनिया के जितने भी अलायंस हैं और की अलायंस हैं, चाहे वो नेटो के हों, चाहे ईस्ट एशिया में क्वाड के हों, अभी आप साउथ कोरिया की बात कर रहे थे, तो उनको कहा कि जनाब आप अमेरिका जो है ना वो थक गया है अपने वसाइल, अपने फौजी, अपने हथियार आपको दे के, अब आप जो है ना अपनी सलामती और दिफा की जिम्मेदारी खुद संभालें और हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। बल्कि इस हद तक कि आपको याद होगा कि यूक्रेन की जो क़यादत है उससे इन्होंने कहा था कि बाइडेन साहब ने आपसे सैकड़ों अरब डॉलर जो अमेरिका के लगाए थे वो अब आप उसका हिसाब दें कि इतना खर्चा आपके ऊपर अमेरिका ने किया, अब ये पैसे आप वापस करें। तो बिल्कुल सदर ट्रंप की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको कहा जाता है एक्सट्रैक्टिव अलायंस, यानी कि आप दूसरे से जितना ज्यादा माशी फायदा वसूल कर सकते हैं, वो है भी एक बिजनेसमैन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि एक भी अमेरिकी जान, एक भी अमेरिकी डॉलर जो है वो किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल हो। तो इसकी वजह से यूरोप और मशरिक़े बईद के भी जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी काफी परेशान है। इस वजह से वो खुद अपने दिफाई जो है इक़दाम भी उठा रहे हैं और ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग भी कर रहे हैं। अब हम मशरिक़े वुस्ता की तरफ आते हैं, तो मशरिक़े वुस्ता में भी ये जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का एक दिफाई इत्तेहाद बना है, मैं समझता हूँ अमेरिका को इससे कोई परेशानी नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो खुद भी ये चाहते हैं कि अब ये ममालिक, वो ये तो चाहते हैं कि ये उनके दिफाई हथियारों की और साजो सामान की बड़ी मुनाफा बख्श मंडियां रहें, लेकिन वो बजाते खुद अपनी जानें, अपने हथियार, अपने वसाइल जो हैं इन ममालिक की सलामती पे नहीं जाया करना चाहते। और चूंकि इसराइल ने अभी तक जो है जहरियत का सिलसिला बंद नहीं किया है, इस वजह से सदर ट्रंप उनसे नाराज हैं। लेकिन और दूसरी बात यह है कि जो रवैया आप देख रहे हैं इसराइल का, वो उसको एक्सपोज भी कर रहा है, आइसोलेट भी कर रहा है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो मौक़िफ़ है उसूली तौर पे, चाहे वो मसले फ़लस्तीन के हवाले से हो, चाहे मसले कश्मीर के हवाले से हो, उसको सही साबित भी कर रहा है कि ये किसी आलमी कानून और इदारे का पास नहीं रखते। और अब मैं समझता हूँ अमेरिका में भी खुशाइन बात यह है कि वहाँ भी एहसास उभर रहा है कि जनाब इसराइल जो है अब उनके लिए एसेट नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी। लेकिन मौलवी साहब मुझे बताएं कि ये जो ट्रंप ने इसको बड़ा खुशी का इजहार किया, मुबारकबाद भी दी और तीनों मुल्कों को अजीम भी कहा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ट्रंप को तो यूएस को तो एग्जिस्टेंस अपनी चाहिए इस खत्ते में कंट्रोल करने के लिए। तो अगर इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो रहे हैं और यूएस को आर्म ट्विस्टिंग का, मैनिपुलेशन का मौका कम मिलेगा, तो ये तो लम्हा फिक्रिया है यूएस के लिए। इतनी ज्यादा तारीफें, खुशी क्यों हो रही है? इजहार भी किया जा रहा है, इजहार भी किया जा रहा है। ये हैरान कौन है वैसे? देखिए दो पहलू हैं। पहली बात मैंने कहा कि जिस तरह मैंने गुजारिश की कि सदर ट्रंप जो हैं एक गैर रवायती अमरीकी सदर हैं, उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अमरीकी असर रसूख को, जो कि रवायती तौर पे एक अजीम आलमगीर ताकत बड़ी अहमियत और कदर की निगाह से देखती है कि भाई कहीं हमने अगर सपोर्ट से अपने अलायंस और अपने हलीफों से हाथ उठा लिया तो कहीं रूस और चीन के करीब ना चली जाएं। ये तशवीश अमेरिका में दूसरी जंग अजीम से आज तक रही है। लेकिन सदर ट्रंप का जो मकसद फिक्र या अंदाज़े फिक्र है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि जनाब हमें अपने अलायंस से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये सारे अलाइज जो हैं अमरीकी वसाइल, अमरीकी जाने और अमरीकी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जब अमरीका किसी जंग में जाता है तो ये हमारे साथ खड़े नहीं होते। और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इस जंग में भी जब इन्होंने नेटो से मदद मांगी तो नेटो ने तो साफ इनकार कर दिया। तो
उसकी वजह से ये काफी नाराज हैं और ये समझते हैं कि जनाब हम अमेरिका क्यों दूसरे ममालिक को सपोर्ट करें, अगर वो अमेरिका को जब जरूरत पड़ती है तो सपोर्ट नहीं करते हैं। अलबत्ता देखिए, मैं दो लोगों को वाज़ेह करना दोबारा जरूरी समझता हूँ। अमेरिका का ये मफाद है और रहेगा कि जो अरब ममालिक उसके ऊपर डिफेंस इंडस्ट्री के हवाले से डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो उनकी एक बड़ी तजारती अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री की, उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की एक बड़ी मुनाफा बख्श मंडी है, एक मार्केट है, वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन अगर अफवाज डिप्लॉय करनी है, कोई जंगी मुहिम में पार्टिसिपेट करना है, उनके दिफा के लिए कोई इकदाम उठाने हैं, तो इसमें अमेरिका जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और इसलिए अगर वो ये समझता है कि मुस्लिम मुल्क मिलकर जो है अपने अफवाज के जरिए से अपनी सलामती का इंतजाम करते हैं, तो उनको कोई इस पर अली, इसमें इस अलायंस में इजिप्ट भी शामिल हो रहा है। आपको लगता है कि उससे क्या फ़ायदा होगा इस अलायंस को, और ईरान के शामिल होने के आपको लगता है कि आसार हैं इन द नियर फ्यूचर? देखिए, इजिप्ट जो है, आपको याद होगा जब ये जंग शुरू हुई तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 4 मुल्क जो हैं वो सामने आए। उन्होंने जंग को बंद कराने में, सदर ट्रंप को कायल करने में बड़ा अहम रोल प्ले किया पूरी मुस्लिम दुनिया में। उसमें पाकिस्तान सबसे अव्वल का मुल्क है, और खुसूसन हमारी फौजी और सियासी क़यादत। दूसरी जानिब सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र, ये 4 मुल्क जो हैं वो आपको याद होगा कि इनकी एक बड़ी अहम और तारीखी एक मीटिंग जो है इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई थी, चारों के वज़ीर ख़ारिजा की थी, और जिसमें ये फैसला किया गया था कि हम मिलकर अब अमन को प्रमोट करने के लिए, उस जंग को खत्म करने के लिए सिफारती इक़दाम करेंगे। और मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि इन 4 मुल्कों ने, इसमें कोई शक नहीं है, मिलकर भी और यकतरफा तौर पे भी सदर ट्रंप को कायल करने में कि आप जंग बंद करें और ईरान पर जहरियत बंद करें, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि खुद ईरान के दफ्तर खारजा ने अप्रिशिएट किया था कि इन ममालिक ने जो सिफारती कोशिशें की हैं सदर ट्रंप को जंग बंदी पे कायल करने के लिए, उसको ईरान भी अप्रिशिएट करता है। तो ईरान भी समझता है कि सिफारती सतह पे मुस्लिम मुल्क अगर चीज़ को खत्म करना चाहते हैं, जंग को बंद करने में अपना सिफारती रोल भी प्ले कर रहे हैं, तो वो उसको बड़ी कदर की निगाह से देखता है। और ये बड़ा खुशाइन पहलू है। जहां तक मिस्र का ताल्लुक है, मिस्र एक मुस्लिम दुनिया का बड़ा अहम मुल्क है और शुमाली अफ्रीका का की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी है, जदीद तरीन उसकी अफवाज भी हैं, लेकिन कुछ उनके मसाइल कुछ अरब ममालिक के साथ रहे हैं, जिसको वो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेकिन अली भाई, जो पहले वाली आप बात कर रहे थे ना, तो वो अगर ऐसा है जो आप समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक गैर रिवायती शख्स है और पेंटागन की अलग एक बड़े 360 का शिफ्ट है ना, है ना, डोनाल्ड ट्रंप, सदर ट्रंप का और पेंटागन का। क्योंकि देखिए, बात यहाँ तक मिडिल ईस्ट तक नहीं रहती, बात अफगानिस्तान को मॉनिटर करने की भी आती है, बात चाइना को मॉनिटर करने की भी आती है, बात रशिया को भी कंट्रोल करने की आती है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह अपने मफादात इस खत्ते से नहीं बैक ट्रैक कर सकते जैसे ट्रंप कह रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसकी मजीद बात करना चाह रहे हैं कि ये क्यों है ऐसा और क्यों तारीफें हैं। क्या गजा पे इसका असर तो नहीं पड़ेगा कोई, जो जुल्म वहां पर ढाए जा रहे हैं? मैं तो समझता हूँ, मैं तो इसको एक खुशाइन बात इसलिए समझता हूँ कि अगर मुस्लिम दुनिया में ये एहसास उजागर हुआ है कि अब उनको इस खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अपने कुव्वत बाजू पे भरोसा करना पड़ेगा और बैरूनी ताकतों पे इंतजार कम करना पड़ेगा, तो ये एक वेलकम रियलिटी चेक है। ये मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और देखते, ये भी एक हकीकत है कि इस जंग में जो हमारे अरब भाई हैं, उनकी सलामती की जो तवक्कुआत अमेरिका से थी वो दूर हो गई हैं। तो अगर इसमें मुस्लिम दुनिया में ये एहसास उभरता है कि हमें जंग को रोकने के लिए या कशीदगी को खत्म करने के लिए और इस्तेहकाम को देरपा बनाने के लिए हम मिलकर काम करें, पाकिस्तान की मदद से सऊदी अरब, तुर्की, ये ममालिक मिलकर ये काम कर सके, तो डेफिनेटली ये आलमी इस्लाम में न सिर्फ इस्तेहकाम और अमन को फरोग देगा, बल्कि आप देखिए इसके नतीजे में जो इसराइली एजेंडा है कि मुसलमान दुनिया को आपस में लड़ा दिया जाए और वो उसके से मुस्लिम दुनिया आपस में लड़ के कमजोर भी हो जाए, अपने वसाइल भी ज़ाया करे और उनकी बालादस्ती और एक्सपेंशनिज्म का एजेंडा
इनडायरेक्टली प्रमोट भी हो जाए, ये भी एक्सपोज भी हो रहा है और इंशाल्लाह नाकाम भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इसीलिए आपने देखा कि ये जो डिफेंस डील हुई है, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ और तशवीश जो है वो इसराइल को और किसी हद तक भारत को भी पाई जाती है कि जनाब ये क्या हो गया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। ज़ोहैब, मुझे लगता है एहसास है कि बड़ी ये कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ बनने वाली है, तो मैं इनके साथ बिगाड़ूँ नहीं, मैं अप्रिशिएट ही कर दूँ ताकि अच्छी बुक्स में रहूँ, बाद में देखेंगे। बिल्कुल हो सकता है ना, अच्छा, कुछ ये भी हो सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रीड बिटवीन द लाइंस, कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ज़ोहैब, बीइंग अ पेरेंट, हर एक के घर में अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह का स्ट्रेस चल रहा होता है। बिल्कुल। इस वक्त जो है नाइटमेयर है उन पेरेंट्स और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ए लेवल के एग्ज़ाम्स दिए। हमने पिछले दिनों इस पे बात भी की थी और बहुत शेयर हुआ, हज़ारों लाखों में वो शेयर हुआ कि उसमें आई कैन फील द पेन बीइंग अ पेरेंट, कि जहाँ बच्चों ने बहुत तैयारी की पूरा साल, स्कूल एंड ट्यूशन, और पेरेंट्स को मतलब कमाल, मैं कहती हूँ शाबाशी है जिन्होंने इतना खर्चा किया, लाखों में। सिर्फ एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो 2-3 लाख 4 लाख पे जाती है जी। फिर पूरा साल ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ीस, उसके बाद बच्चा एग्ज़ाम देने गया और पता चला कि भाई ये तो पेपर लीक हो गए बिल्कुल एग्ज़ाम से कुछ देर पहले। और कैम्ब्रिज बोर्ड की ये बात हो रही है, उनके पेपर्स इतनी आसानी से 12 घंटे पहले, 24 घंटे पहले पेपर्स, और 14 पेपर्स लीक होने की बात हुई। और आप देखें कि 3.5 लाख के करीब बच्चे हैं जो कि यहाँ कैम्ब्रिज के सिस्टम के तहत पढ़ रहे हैं, और ये जो पैसे दे रहे हैं ना फीस की मद में, ये तकरीबन अरबों रुपए जो जा रहे हैं सालाना की बुनियाद पर। और ये सवालिया निशान है ना कि ये कैम्ब्रिज से पेपर लीक क्या पाकिस्तानी सिस्टम में हुआ या वहां से कैम्ब्रिज से हुआ, ये हो कैसे रहा है? अच्छा, और जब हुआ, कसूर किसका? कसूर इनके सिस्टम का, लेकिन बदला किससे लिया जा रहा है? रिटेलिएशन इन्होंने इस तरह की कि स्टूडेंट्स की इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग की कि बच्चों को फेल कर दिया, क्योंकि कैम्ब्रिज के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेशनली इनके ऊपर जो है ना बहुत इनकी एम्बैरेसमेंट इनके लिए, और ये हर जोन में ऐसे ही हो रहा है। ऐसा नहीं है पहले जब होता था, ये 3-4 साल से मामला चल रहा है और कुछ पेपर्स लीक होते थे, मैथमेटिक्स का पेपर लीक हो रहा है, तो ये होता था कि शायद पाकिस्तानी सिस्टम में जो कैम्ब्रिज है तो यहाँ पर ये लूप होल्स हैं। लेकिन दूसरे जो जोन्स हैं कैम्ब्रिज के, जहाँ पर दूसरे ममालिक हैं, यूएई वगैरह, तो वहाँ से भी रिपोर्ट्स आ रही है कि वहाँ भी पेपर्स लीक हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल इनके एग्जामिनेशन बोर्ड, इनका सिस्टम, इनकी सारा जो एक स्ट्रक्चर है उस पर सवालिया निशान उठ गया है। तो इस पर हमें ज्वाइन किया हुनैन ज़िया ने, जो कि खुद ए लेवल्स कर चुके हैं, सबसे ज्यादा अच्छे वक्तों में। अच्छा, सबसे ज्यादा ए ग्रेड्स इन्होंने लिए हैं इन अ सिंगल ईयर, ये भी इनका एहसास है। हर साल हमारे बच्चे रिकॉर्ड्स बनाते थे, इस साल बहुत बुरा, बहुत 10 लाख के करीब बच्चों को पढ़ा चुके हैं। और कोविड के दौरान फी इन्होंने तकरीबन जब कोविड शुरू हुआ फिर 5 साल फी पढ़ाया बच्चों को, और 12 साल से एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट और जो पेरेंट्स के मामला हैं, जो उनके दुखड़े हैं वो सुनते हैं। तो वेलकम करते हैं हुनैन ज़िया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र है। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। आपकी डिस्कशन में सुन रहा था, इट वाज वेरी फ्रूटफुल। थैंक यू। हुनैन, जरा बताओ तुम, पेरेंट्स की पेन, स्टूडेंट्स की पेन, कितना बुरा हुआ है इनके साथ? मैम, जो वर्स्ट चीज है ना, यदि आपको एक स्टूडेंट जब ये मैसेज करता है रिजल्ट डे के ऊपर कि सर रिजल्ट की तो खैर है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अब आगे क्या करूं, दैट इज द वर्स्ट फीलिंग। क्योंकि चले एक बच्चा होता है ना, आपको पता होता है कि यार ठीक है इसका स्कोर एवरेज था पहले भी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, बट एक बच्चा जो पहले स्टार ले रहा है, जो बार बार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड उसके बाद उसका यू आ जाए, दैट इज समथिंग जो समझ नहीं आती। इस बार तकरीबन आप देखें कि एक दिन के अंदर कोई 7000 क्यूरीज हमारे पास लॉग हुई थी डिफरेंट पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, जहां वो अपना पिछली परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अपनी करंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और मार्किंग का इशू है या स्क्रिप्ट का इशू है या चले उसमें पेपर में थ्रेशोल्ड का इशू है, बट फॉर ऑल ऑफ दोस रीजंस उनका आगे फ्यूचर 1-2 साल खराब कर दिए गए। ऐसा क्या हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ? किस तरह के ग्रेड्स? ये थोड़ा मुझे उसको देखो, बहुत सारे समझ भी नहीं रहे होंगे क्या हुआ है, कितनी बुरी सिचुएशन है। मैं आपको बताता हूँ मैम, असल में इशू स्टार्ट हुआ है 2023-24 से, जब इन्होंने ना शिफ्ट किया था कैम्ब्रिज ने ऑफ कॉल बॉडी के बजाय अपने पर्सनल बॉडी के ऊपर। उससे पहले ये था कि कॉमन सिस्टम था इनके ऊपर जो इनको कंट्रोल करता था सारी बॉडीज को। उसके बाद से आप देखेंगे कंसिस्टेंटली हर साल ही ना आपको पेपर लीक नजर आएंगे। 23 में हुए, 24 में हुए। ऑब्वियस ही बात है, जब शुरू में होता है तो एक चीज स्लोली स्टार्ट होती है। अब क्योंकि इस बार आके इट हैज बीन कंसिस्टेंटली 3 इयर्स, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इस बार तो माशाल्लाह तकरीबन 14 से 15 पेपर्स तो वो हैं
जिनका एग्जैक्टली पता है कि लीक हुए हैं, वाह। वो छोड़ दें। कैम्ब्रिज ऑफिशियली 4 को तो मान रहा है। द क्वेश्चन हियर इज इफ आई एम पेइंग फॉर अ पेपर, मैं चाहता हूँ एक पेपर भी लीक ना हो। अगर हम उन 4 पे बात करेंगे, चले आप 4 को तो मान रहे हैं, वो 4 भी लीक होने नहीं चाहिए थे। अच्छा, लीक होने के बाद आप उस पेपर को रीटेक ले लें, आप उसको दोबारा अरेंज करवा नहीं, लें, लेकिन but पहले just उन्होंने यहाँ because- रोकते हैं आपको, लीक हुए कहां से, ये इन्वेस्टिगेट किया कैम्ब्रिज ने, पाकिस्तान में हुए मैं आपको थोड़ा सिस्टम सा से। गाइड करता हूँ। हाँ। जी जी, ये होता सर इस तरह है कि पहले ना इसमें सिस्टम यूं था कि ब्रिटिश काउंसिल के अंदर पेपर हुआ करते थे, दे वर वेरी वेरी सिक्योर। उसमें ये था कि आपको बहुत सारे स्टेप्स पास करके पेपर का पैकेट मिलता था। इट वाज अ वेरी सिक्योर प्रोसेस। जब से ये सिस्टम आया है सेंटर्स का, लोकल सेंटर्स के पास, लोकल सेंटर्स मतलब कि हर स्कूल में या हर सिटी में मल्टीपल स्कूल्स को उन्होंने हायर कर लिया कि आप हमारे सेंटर बनेंगे। Centers वहां पे इट बिकम्स वेरी इजी टू चेंज द पेपर्स एट हैंड। उसकी फिर उतनी वो नहीं होती, चेकिंग नहीं होती। उस पॉइंट के बाद से ये इशू स्टार्ट हुआ है। हाँ, पिन पॉइंट करना हमारे लिए बेशक पॉसिबल ना हो, बट कैम्ब्रिज के पास एग्जैक्ट बार कोड नंबर होता है जो पेपर लीक हुआ है कि कहां से लीक हुआ है। वो अलग बात है कि उसको रिलीज नहीं करना चाहते, बट वो इसको ट्रैक जरूर कर सकते हैं कौन से सेंटर से, कौन से स्कूल से ये चीज हुई है। मैं वीडियो देख रही थी, इसमें था इंडिया से, और इंडिया का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वहां से बड़ा बिजनेस आता है भाई, तो वो भी उनको तकलीफ है मैम, कि हम ये वो कर आपकी देंगे, एक्सपोज करेंगे तो उनको ये बिजनेस का भी खतरा है। सबसे ज्यादा तो खैर पाकिस्तान से ही आता है शायद नहीं नहीं, इंडिया हो बहुत वहां से बिजनेस। जी वो सॉरी। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पता है क्या है, हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया ये रीजन है ना, यहाँ से इनको बहुत बिजनेस जाता है, और हर साल आप ये नहीं कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो उसमें जहां भी कोई भी ऐसी चीज होगी ना जहां पे उनका बिजनेस खराब होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब इस टाइम भी अगर आप देखें तो वो अनफेयर मार्किंग वाली बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? बिकॉज इफ समवन सेज कि मैंने अनफेयर मार्क किया है, नेक्स्ट टाइम पीपल वुड बी अ लिटिल हेजिटेंट पेइंग देम, एंड इट्स अ वेरी बिग बिजनेस दैट गोज आउट ऑफ देयर हैंड। हाँ तो हुनैन, इस पे तो फिर शोर मचना चाहिए। सेनेट की पैसे भी कमेटी में ज़ाया ये हुए मामला साल। गया है, ये कौन लेके गया सेनेट की कमेटी में, और अब क्या होगा? देखिए हाईएस्ट फोरम पर चला गया ना अब। जी जी, ये बेसिकली ना अच्छी बात ये है कि आपसे अभी बात से तकरीबन 2 दिन पहले मेरी उनसे बड़ी डिटेल बात हुई है, जो अकाउंटेबिलिटी फॉर कैम्ब्रिज के नाम से एक सेशन पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। वो बेसिकली स्टूडेंट बॉडी ने उसका इनिशिएटिव लिया। बड़ी अच्छी बात ये है कि मतलब, एंड आई फील अ लिटिल गिल्टी अबाउट इट, कि उन्होंने बेचारों ने, स्टूडेंट्स ने एज अ इनिशिएटिव स्टार्ट में लिया है। उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे उनको कांटेक्ट किया। इस पॉइंट पे जो मुझे उन्होंने लास्ट अपडेट बताई थी वो ये है कि सेनेट के अंदर जो है उसकी प्रॉपर स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें ब्रिटिश हाई कमीशन शामिल है, उसमें कैम्ब्रिज के रिप्रेजेंटेटिव शामिल है। प्रोबेबली हो सकता है कि कमिंग वीक के अंदर शायद ये मैटर लीगल, यानी कि आप कहते हैं ना कोर्ट सिस्टम में भी आ जाए। तो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि हर साल ये होता है कि इसको कोर्ट में ले जाते हैं मामले को, वहां वो चीज रफा दफा हो जाती है। लेकिन ये कि इस बार प्रॉपर जो है उन्होंने उसको हुनैन, सेनेट कमेटी के साथ बैठे। खर्चा कितना आता जी। है एक बच्चा जो एग्जाम देता है लेवल्स का, पेज हाउ मच टू कैम्ब्रिज? मैम राइट नाउ देखिए 11 सब्जेक्ट्स मिनिमम देने हैं, 8 आपने ओ लेवल में, 3 आपने ए लेवल में, ये तो कम से कम देने हैं ना। तो हाँ, तकरीबन कितने 30 एवरेज उसकी प्राइस है। आप 50-60 ये लगा लें, इट्स अराउंड अ कॉस्ट ऑफ 5 to 8 lakhs इन बिटवीन। ये तो कॉमन कॉस्ट 8 लाख हम इनको दे रहे हैं, और ये जो हैं ऐसे जी, जी। बच्चों को फेल कर रहे हैं। यानी मुझे अरबों बताएं, रुपए जा रहे हैं। अगर अब ये क्या कह रहे हैं कि जी दोबारा पेपर दें, दोबारा पैसे दें? नहीं, और दोबारा की फीस उसको- वगैरह क्या होगा? वो रिफंड होगी पहले फीस, या उसका हाँ, 10% बढ़ा के देने पड़ेंगे नहीं, आपको? कोई वापस कर रहे हैं? अच्छा, जो रीटेक में उन्होंने सिस्टम दिया है ना, वो ये है कि आप जिन सब्जेक्ट्स को वो मान रहे हैं कि लीक हुए, उनके भी जिन कंपोनेंट्स को मान रहे हैं उनका आप फ्री रीटेक दे सकते हैं। द प्रॉब्लम हियर इज द सेम कि ठीक है, अगर आप 4 मान रहे हो, मैं 17 कह रहा हूं, बात है, हो सकता है सारे लीक हुए हो लेकिन हमें पता ना लगा हो। तो इसमें होना ये चाहिए था कि उनको प्रॉपर ओपन रिफंड देना चाहिए था कि यार हम रिफंड देते हैं, आप उसके बाद सिलेक्ट कर लो। रिफंड का इस तरह कोई प्रॉपर ऑप्शन नहीं है। उस टाइम पे उन्होंने विड्रॉ कर दिए स्टूडेंट्स में से। लेकिन देखें, इवन अगर आप रिफंड का ऑप्शन देते भी हैं, फॉर एन ए लेवल स्टूडेंट इस टाइम पे डेडलाइंस आई होती हैं सर के ऊपर आके अप्लाई करने They will की। miss a अगर उनको semester. आप जी उनका अगर आप रिफंड भी दे देंगे फॉर एग्जांपल, तो बच्चों का अगला दोस्त नहीं, और देखें जब एक अजीब सी एक, यानी बच्चा कॉन्फिडेंट ही नहीं है, वो पेपर देने जा रहा है, उसे ये ही नहीं पता कि पता नहीं पेपर लीक हो जाएगा, लीक होने के बाद ये दोबारा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, तो वो तो एक अजीब सी एक टेंटेटिव अप्रोच के साथ जा रहा है। फिर आगे इसका मकसद तो हुनैन यही है ना कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है आपने। मकसद तो यही है पैसे खर्च करने का। हुनैन जिन्होंने कंडीशनल एडमिशन दिया हाँ। इन बच्चों को, पहले दे देते हैं ना कि रिजल्ट के से पहले एडमिशन हो जाते हैं, उन्होंने तो फिर क्या किया? वो यूनिवर्सिटी तो अब लेंगे नहीं इन बच्चों को, उनका सेमेस्टर का भी नुकसान, ऊपर से अब नेक्स्ट सेमेस्टर में जगह मिलती ही नहीं मिलती, क्या पता, वो तो एडमिशन फिर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया है ना? मैम आप इसका ना इसका वो भांपना ही मुश्किल है कि उस 1 घंटे के अंदर पहले रिजल्ट वाला जो आ रहा था, कितने बच्चों का ये मैसेज आया है कि सर मेरा कंडीशनल एडमिशन गया। अच्छा चलें, एक फॉर अ सेकंड हम सोचते हैं कि आपको रीटेक का ऑप्शन मिल गया है। फॉर एग्जांपल आपने अक्टूबर में पेपर दिया, आपका जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद उस बच्चे का कम से कम 1.5 साल जाया है, क्योंकि वो उससे नेक्स्ट सेशन में अप्लाई करेगा,
फिर वो अपने रिजल्ट का वेट करेगा, फिर जाके उसका, यानी 1.5 साल आपने एक बच्चे का जाया कर जाया दिया। कर अच्छा, दिया। इससे हुनैन इनको मुझे बताएं, इस वक्त बच्चे आपसे बात भी कर रहे होंगे, क्या फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का लेवल है इस वक्त? सुसाइडल भी हो जाते हैं बहुत से बच्चे, ऐसी कॉल्स आई हैं, ये हमारे मुशाहिदे में और चीज़ माँ आई बाप है आप कि लोगों ने कहेंगे कि कहा है भाई हम दोबारा मतलब कैसे ये खर्चा चीज़ें सब, फिर भी ट्यूशन चीज़ें तो दोबारा मैम। रिपीट होंगी ना, ट्यूशन टीचर तो लेगा पैसे। ये बताएं उनका मेंटल स्टेट क्या है इस वक्त बच्चों का? मैम फॉर आप ये देखना, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए 5 से 8 लाख रुपए वैसे ही बहुत बड़ी अमाउंट है। अक्सर बच्चों का इशू ये आता है कि हम पेरेंट्स को बताएं किस तरह। चले हम लोग पास हो जाते हैं, एक बात है, हमारा DEC कुछ भी आ जाता, हम बता भी सकते थे। फेल होने के बाद हमें मैंडेटरी रीटेक देना है, वी नो कि हमारे पेरेंट्स इस पॉइंट पे ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या उनकी एक्सपेक्टेशन थी। कई बच्चे मैंने इस तरह देखे जिनके साथ 3-3 घंटे बात करनी पड़ी कि बच्चे हो जाता है लाइफ में, करते हैं कुछ, हालांकि कहते भी शर्म आ रही होती है कि बेटा हो क्यों जाता है, आपका तो ये हक बनता था कि आपको सही पेपर्स मिले, बट वो उस कंडीशन में होते हैं कि अगर उनको आप उस टाइम पे ये नहीं कहोगे ना, तो हो सकता है अगले दिन आपको खुदा ना खास्ता कोई बुरी न्यूज आ जाए। वैसे तो ये उन्होंने एक आपकी मुझे बात बिल्कुल बताएं, सही है, एक बिल्कुल मुझे बात बताएं, ये जो पेपर आता है ये अभी हार्ड कॉपी की फॉर्म में ही चल रहा है या फिर इसमें कोई डिजिटाइज कोई सिस्टम है इन्वॉल्व? ये कैसे आता है पेपर? अच्छा, मुझे ना इसमें, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक इंसिडेंट याद है तो मैं आपको उसको कोट कर सकता हूँ। मुझे याद है जब मैंने डिविनिटी का पेपर दिया था, पाकिस्तान में वो पेपर वैसे जनरली होता नहीं है, तो आई रिमेंबर कि उसकी बर्न डिस्क आई थी। वो बर्न डिस्क कोई 1 आवर पहले डिलीवर की गई थी मुल्तान जो है ब्रिटिश काउंसिल को, वहां से प्रिंट होकर पेपर आता था, जो उस टाइम प्रोसेस था। वैसे भी अगर आता है तो इस पूरे प्रोसेस में ये होता है कि या तो आपकी डायरेक्ट कॉपीज आती हैं, या फिर अगर डिजिटाइज फॉर्म में भी आए तो जब यहाँ प्रिंट होते हैं उसके एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रिंट्स निकलते हैं कि यार ये इतने प्रिंट्स हैं इस सेंटर के। फॉर एग्जाम्पल मेरे सेंटर से 4 बच्चे अपेयर हो रहे हैं, बात कर रहा हूँ, अगर 3 बच्चे अपेयर होंगे उसमें से एक बच्चा नहीं अपेयर होगा तो पेपर वापस चला जाता है। पहले तो इतना सिक्योर प्रोसेस था। लास्ट 3-4 इयर्स में प्रॉब्लम ये है कि उसमें उतना चेक नहीं है कि पेपर वापस जा रहा है नहीं जा रहा। पहले तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी इसकी, वहीं पे फिर आके काम खराब होना कुछ गलत ही हुआ है ना जिसकी वजह से हो रहा है। हुनैन मुझे बताएं, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी अगर बच्चों ने A लेवल्स ना किया, उसके अगेंस्ट डिप्लोमा फाउंडेशन अगर ये करेंगे? अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैट्रिक 3 ऑप्शन है ना, मैट्रिक, फाउंडेशन, डिप्लोमा, जो बच्चे O लेवल्स के बाद कर सकते हैं, अगर ये करेंगे तो क्या मतलब एक लोगों में ना पेरेंट्स में A लेवल्स नहीं किया तो बच्चों का आगे फ्यूचर जो है अच्छा, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, एडमिशंस नहीं मिलेंगी, क्या ऐसा है? या ये जो ऑल्टरनेट्स हैं ये आप कर सकते हैं? मैम राइट नाउ अगर आप पूछें तो इस वक्त कंडीशन है, इस वक्त अगर मैं एक यूनिवर्सिटी का होऊंगा, मैंने काफी यूनिवर्सिटी से बात हुई है इसके ऊपर क्योंकि हम लोग काउंसलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, अगर कोई बंदा मुझे आके इस टाइम पे कहेगा ना मैंने कैमरे से रिजल्ट लिया है, तो आई विल थिंक ट्वाइस कि यार ये सही पेपर है इसका, या इसने चीट तो नहीं किया होगा, पेपर लीक तो नहीं हो गया होगा। उससे बहुत बेहतर है कि इस टाइम पे पियर्सन एडेक्सल बोर्ड है हमारे पास, उसके अलावा IB के नाम से, इंटरबैचलरेट के नाम से बोर्ड आता है, अमेरिकन हाई स्कूल है, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन। गुडविल बहुत खराब हुई है। अरे प्राइवेटली अब तो आप घर बैठ के भी ये सब्जेक्ट्स आराम से आप ये खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल कि A लेवल की इक्विवेलेंसी फाउंडेशन डिप्लोमा करें अगर आप, कोई हर्ज नहीं? कोई भी ऐसा सिस्टम जिसको IBCC अलाउ करता है कि उससे आप इक्विवेलेंस बनवा सकते हैं। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि यूके में जितने भी सिस्टम्स है ना हाई स्कूल वाले, वो कॉमन हाई स्कूल सिस्टम पे चलते हैं। तो आप बेशक AQA कर लें, आप बेशक पियर्सन एडेक्सल से कर लें, आप बेशक IB कर लें। व्हाट अबाउट मैट्रिक एंड FA? मैट्रिक FA कोई मसला नहीं, इक्विवेलेंसी है। हम लोग बेसिकली मैम अपने सब्जेक्ट्स की मैट्रिक में ही इक्विवेलेंस बनवा रहे होते हैं। मैट्रिक तो डायरेक्टली एप्लीकेबल है नहीं, मैट्रिक का सीन तो ये है कि पाकिस्तान में आप जहां भी जाओगे एप्लीकेबल है। तो यानी हमें मसला आता है कि अपने इक्विवेलेंस बनाने के अंदर। सही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, सिर्फ एक जहर में लोगों ने अपने पेरेंट्स से बनाया। बल्कि मुझे तो लगता है एज अ प्रोटेस्ट अब आने वाले साल में बच्चों को नहीं कराना, A लेवल्स ना कराएं ताकि इनको नुकसान हो, ये सीधे हों और इनको समझ आए कि भाई हमें, क्योंकि इनको सिर्फ नुकसान फायदा मैं तो कैलकुलेट कर रहा था नादिया, और वो कैलकुलेटर ने कोई एरर दे दिया, इतने पैसे हैं ये। जी 7-8 लाख पर बच्चा और 3.5 लाख से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो वो तो आ ही नहीं रहा, वो तो एरर आ रहा है वो। बिल्कुल। और मैं शो पे अनाउंस कर रही हूँ, मैं अपने बेटे को O लेवल्स नहीं करवाया, मैंने पियर्सन एडेक्सल करवाया। A लेवल्स में उसको नहीं करवाऊंगी, he can do diploma और फाउंडेशन, I am okay with that, they don't deserve this money from us, हमने बड़ा बिजनेस दिया है इनको। लास्ट में बताएं कि लोगों ने तो बहुत पैसा बना लिया क्रिप्टो के जरिए, और ये पेपर लीक करके और ऑनलाइन पैसे दे दो, पेमेंट कर दो। मैंने ये सुना कि बाकायदा तौर पे एक कैटलॉग भी जारी की गई, ब्रोशर्स जारी किए गए कि इसके इतने हैं। सर इस तरह था,
उन दिनों में ना रेडिट के ऊपर, रेडिट प्लेटफॉर्म है, वहां पे मोस्टली ये चीजें क्योंकि एनोनिमसली शेयर होती हैं, आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, नाम शो नहीं होता। इट वाज लिटरली गोइंग लाइक दिस कि रात को कॉल आती थी कि सर फ्लां पेपर जो है ना उसका वहां पे पोस्ट लग गई है। वो पोस्ट क्या होती थी कि पे मी एनफ एक्सेट्रा डॉलर्स, तो मैं आपको जो है, मैं ऐसे मुराद है जिस बंदे ने लीक किए थे कि मैं आपको जो है उसका फ्लां पेपर एक्सेस दे दूंगा। एंड देवर मल्टीपल। अच्छा सबसे बड़ी बात है, चलो पहले दिन हुआ अंडरस्टैंडेबल, अब वो सिस्टम रेडिट का इस तरीके से है कि इवन उन दिनों में भी FIA को बार बार ये वो किया गया, बहुत सारे इदारों को किया गया इसको रोक लें, कुछ नहीं रुका। वो उन्हीं पूरे 30 डेज 35 डेज में बैक टू बैक बार बार लेकिन अब एक्शन कौन लेगा? किसी को तो यहाँ सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा ना कैम्ब्रिज बोर्ड के खिलाफ, तो वो कौन सी बॉडी पाकिस्तान में ऐसा करेगी? उसमें पता है क्या है कि पाकिस्तान में ना ये अच्छी चीज फर्स्ट टाइम हुई है कि इसमें सेनेट कमेटी इन्वॉल्व है, क्योंकि हर बार में बताया कि सिर्फ लीगल सिस्टम में मामला जाता है बट उससे ऊपर नहीं जाता। अभी क्योंकि जो लास्ट मुझे बच्चों ने अपडेट दी थी वो यही थी कि वहां पे ब्रिटिश हाई कमीशन खुद शामिल है और ब्रिटिश हाई कमीशन के पास ये पावर होती है। सही है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है मैटर उनैर, आपसे भी राब्ता हमारा रहेगा और हम इस खबर को फॉलो करते रहेंगे। और बड़ी हैरानकुन बात लास्ट में उनैर ने ये 35 दिनों के अंदर 14 पेपर लीक हो रहे हैं और जब पहला पेपर लीक हुआ कोई यानी कार्रवाई नहीं हुई कि भाई कैसे हो गया, क्या हमारी ना ये ऑब्सेशन बन गई है। ये थोड़ा सा ना हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और मैं अब इस पे एक्टिवली काम करूंगी ताकि पेरेंट्स का जो खौफ या बच्चों के जहन में वो खत्म करें। बहुत और ऑप्शंस हैं, बेहतर हैं और उससे कोई आपके फ्यूचर पे असर नहीं पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएंगे। कीप वॉचिंग। लाइट सा सेगमेंट है तो जरा वैसे अच्छी बात है कि फौरन एकदम ना अपना मूड चेंज करती हूँ, एकदम ना FM स्टेशन की तरह वो चेंज हो जाती है सेटिंग। तो जुहेब मुझसे पूछे ना, मैं थाईलैंड में मूवी देखी कोई? पूछे आपने मूवी देखी थी थाईलैंड में? अच्छा हुआ पूछ लिया, मैंने सही लाइन बोली? हाँ मैंने मूवी देखी स्पाइडरमैन। सही, मैंने सही लाइन बोली? हाँ ना, स्पाइडरमैन नई मूवी में हमेशा कहीं जब जाती हूँ ट्रैवल करती हूँ मैं कहती हूँ एक फिल्म तो देखनी जो लेटेस्ट रिलीज हुई है। तो स्पाइडरमैन आई थी, कमाल है और मैंने कहा देखना है, बच्चे भी साथ तो भी जरा हम सुकून से देखें। तो उसमें क्या है कि एक तो सबसे बड़ा मसला है कि आप थिएटर चूज करें, बाहर ऑप्शंस इतनी है, टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप कैसा मूवी का एक्सपीरियंस चाहते हैं। आपको पता है सिर्फ ये नहीं कि यार देखो टिकट मिल रहे हैं या नहीं, अब बाहर ऐसे जबरदस्त थिएटर्स हैं जिसमें एक्सपीरियंस ही फर्क है। जैसे 4D में आप सीट्स में बैठते हैं, सीट्स हिलती जुलती हैं, आपको हवा फील होती है, आपने ग्लासेस भी पहनी होती है, आपको लगता है फिल्म के अंदर हैं आप, पानी तक मुंह पे गिरता है स्प्रे। क्या जी हाँ, और वो जिस तरह स्पाइडरमैन उड़ रहा है जा रहा है, आप भी साथ में हिल रहे होते हैं। दिस इज द 4D एक्सपीरियंस जो मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरा कमर का मसला है और मुझे सडन झटके और इवन अब ग्लासेस जो है ना 3D ग्लासेस, वो मुझे घबराहट होती है। लेकिन वैसे बच्चों के लिए जबरदस्त एक्सपीरियंस है, बेस्ट, क्योंकि यू फील यूर इनसाइड द मूवी। मुझे तो अपना वो याद आ रहा है ना कि हम तो ऐसे पर्दा हटाया हमने और 20 रुपए का चाय का कप लिया और मूवी देख ली। ये बहुत पुराने, पता नहीं, मैं तो उससे पैदा नहीं हुई थी, ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। होता होगा आपके जमाने में, मेरे जमाने में क्या होता है? कभी कभी ये होता था कि पुलिस के आने का होता था, पता नहीं लोग भाग जाते थे एकदम उठ के। कब की बात कर रहे हो? पता नहीं क्या होता, कौन सी जगह है? वो एकदम से पुलिस की किसी ने आवाज दी, वो पुलिस एकदम से लोग भागते थे उठ के। तो किसी छापे की बात कर रहे हैं, मैं जो बात कर रही हूँ मूवी है। अच्छा सुनो ना सुहेब, एक तो ये थिएटर है जो मैंने कहा यहाँ नहीं देखना, फिर बड़े जी आपके फर्स्ट क्लास VIP, मैंने कहा नहीं मुझे तो मूवी एक्सपीरियंस। अच्छा आजकल क्या हो गया कि थिएटर्स में कुछ डॉल्बी सिस्टम की रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं कि आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं होगी। आपने फील किया कि अब आप थिएटर जाते हैं आवाज़ इतनी ऊंची नहीं होती जो पहले होती, मैनेज करते हैं आवाज़। हाँ, अब उन्होंने ओवरऑल थोड़ी वॉल्यूम और बेस को कम किया है, लेकिन एक जिग्ना एक्सपीरियंस है जिसमें स्क्रीन बड़ी होगी, आवाज़ ज़्यादा होगी। आप स्क्रीन का बता रही हैं, स्पाइडरमैन का बता रही हैं? मतलब आप टेक्निकलिटी एक्सपीरियंस, आप पहले तो थिएटर टाइम कम रह गया, स्पाइडरमैन का बताया। स्पाइडरमैन बता रही हूँ, पहले थिएटर मैंने कौन सा पसंद किया, मैंने कहा जिसकी स्क्रीन बड़ी हो, ग्लासेस ना लगानी पड़े और आवाज भी थोड़ी सी जबरदस्त तेज हो। तो ये चले गए मूवी देखी, हाय हाय जो मजा आया। इस दफा स्पाइडरमैन की स्टोरी जो है उसमें उसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहा है शदीद, यानी उसको भी हो रहा है? हाँ उसको भी हो रहा है, तो इसलिए बहुत सारी लेडीज भी और लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि इसको भी देखो मसला है। तो जंग उसकी अपने आप से है, फ्रेंड्स उसको भूल चुके हैं, वो नहीं इंजेक्शन है, उसको फिर अपने आप से लड़ना पड़ा। तो उसको क्या होता था, आंखें ब्लैक हो गई, अजीब सा नेगेटिव, फिर वो बहुत एग्रेसिव हो जाता था एंड वायलेंट। अच्छा अब मकसद क्या है, उसमें मैसेज बड़ा अच्छा है कि अगर आप सिर्फ काम करेंगे, अपनी सिर्फ ड्यूटी करेंगे, वेकेशन नहीं, फ्रेंड्स नहीं, फैमिली नहीं, रेस्ट नहीं, तो इवन स्पाइडरमैन सुपर हीरो कैन गो मैड। ये बहुत अच्छा सबक है क्योंकि इसने अपने ना दोस्तों की मेमोरी इरेज कर दी है कि वो उसको नहीं जानते, तो ही इज आइसोलेटेड, ही इज अलोन, और उस अलोन लोनलीनेस में वो डिप्रेशन से उसका काम ही खराब हो गया। और ये नॉर्मल ऑफिस जॉब में भी होता है, काम 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 काम, सब पागल हो जाते हैं। तो खैर मैं भी ये देखूंगा, फिर मैं भी आपको बताऊंगा ये
मैंने नहीं देखी। और एक्शन की अगर मैं बात करूं, एक्शन तो खैर इसका शुरू से ही आप देखें फार फ्रॉम होम वगैरह और जबरदस्त इसके सीक्वेंस थे। एक इसमें मेरे ख्याल कोई वो चाइनीज फाइटर्स हैं आजकल, ये ना हॉलीवुड वाले हर फिल्म में चाइनीज जरूर रखते हैं, बिकॉज चाइना बहुत बड़ी मार्केट है। उनके लोगों को डाल के उनको होता है कि हमारे वहाँ भी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। दे मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर चाइना में ये रिलीज होती है और चाइनीज उनकी फिल्म। वैसे यानी डिफरेंट लगी आपको इस सीरीज से हाँ, थोड़ा सा, यानी होता है ना कभी होता है कि वो बोरिंग हो जाता है, एक जैसे कि स्पाइडरमैन है तो क्या वेरी वेरी नाइस, डायलॉग्स कम थे, बहुत सी लंबी बातें, एक्शन शदीद ज़्यादा है। ये जो मैं एक्शन की बात कर रही हूँ उसमें एक चाइनीज फाइटर्स होते हैं, निंजा निंजा फाइटर्स, उनका एक सीक्वेंस है जिस पे दुनिया पागल हो गई है कि ये कैसे किया इन्होंने। फैंटास्टिक, बहुत कम जगह पे और इतने सारे निंजा फाइटर्स, और स्पाइडरमैन कैसे ऊपर जाता है और नीचे आते हुए जैसे, क्या बात है। वो देखिए निंजा क्या दिखा रहे हैं, आया निंजा वाला हाँ, शॉट, थोड़ा सा ये सीक्वेंस बहुत जबरदस्त था। बाहर बहुत मार पड़ी, ये वाला दिस चले इज भाई द देखिए आप। सीक्वेंस, माइंड ब्लोइंग। लुक एट दिस, ये देखें, ये कैसे ऊपर गए और वो कैसे नीचे आए। वेब किस तरह, वेरी बहुत नाइस, व्हाट एन एक्सपीरियंस। खैर तो ये देखनी है स्पाइडरमैन अगर आपने, तो अब आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे कि बहुत अच्छी मूवी है जरूर ना। 40 सेकंड्स हमारे पास अभी है। अच्छा, मैं इंतजार कर रही हूँ नेक्स्ट मूवी इंसीडियस। अच्छा, इंसीडियस का इंतजार My करिए। favorite, इसके वो मैं भी याद बड़े रखूंगी। हाँ पार्ट्स पसंद है आपको horror films? हॉरर पसंद है, लेकिन मैं डरता नहीं असल में, तो मुझे बोरिंग लगती है थोड़ी सी। अच्छा, पता है हमारे जो आर्टिस्ट है ना, मैं जिनको जानती हूँ, कोई मेरे साथ हॉरर फिल्म नहीं देखने जाता। पता नहीं क्यों डर लगता है, ये हमारे आर्टिस्ट हॉरर मूवी से घबराते हैं। अच्छा मैं तो इसलिए नहीं देखता कि मुझे डर नहीं लगता। मैंने होता है अतीका कि horror उर्दू को movie देखते हैं आपको डर कहा, लगे। अतीका ने कहा नहीं जी आई डोंट वॉच हॉरर मूवीज। में कहे मैंने मरीना को कहा, मरीना जी आप मेरे साथ चलेंगे, नहीं मैं हॉरर मूवीज नहीं देखती। मैं कहा चलो करम तो जाएगा, उसने भी मना कर दिया। आई लव हॉरर मूवीज, क्या चक्कर है। तो आप इंसीडियस भी नहीं तो मैंने तो देखिएगा, आपको बट बताया कि स्पाइडरमैन हमने तो जरूर horror देखें। देखी नहीं ना हमने तो horror। पैसा मैं जरूर जाए, और पाकिस्तान में जो थिएटर्स में जहाँ लगी है जरूर जाए। लेकिन वो जो थिएटर्स मैंने आपको बताया ना, वो उनमें जाए तो फिर एक ब्रेक चलें, ब्रेक के बाद कौन सा थिएटर? वो जो मैं वेलकम बैक आफ्टर द हेडलाइंस। थैंक यू मनाहिल और जुहेब। अब हम जी हम बड़े इस पे बात करें। बड़े अहम मामले पर बात करेंगे। और देखिए ये जब माशरे की हम बात करते हैं तो इसमें जराइम, इसकी रोकथाम, फिर ये जो ताल्लुक़ है रिलेशनशिप्स की हमेशा हम बात करते हैं, तो एक सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला बरकरार रखा। अच्छा, ट्रायल कोर्ट में भी वही फैसला रहा, फिर हाई कोर्ट में भी फैसला रहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बरकरार रखा। मामला क्या था? मामला ये था कि 2020 में एक शख्स है, उनसे उनकी बीवी ने खुला ली, ठीक है। अब उनका हक था खुला लेना। खुला लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उस खातून के घर में घुसकर उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद पिटीशन दायर की गई, ट्रायल कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि ये सजाए मौत इसको मिलनी चाहिए शख्स को। हाई कोर्ट ने भी सजाए मौत। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के हुकूक और खुला के मुतालिक ये आम फैसला जारी किया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, मुजरिम वसीम अब्बास की जेल पिटीशन खारिज की है और सजाए मौत बरकरार रखी है। तो पहले इस फैसले से मुतालिक जानते हैं और फिर ये रवैया क्या है, इसकी हमने बात करनी तो है। रिपोर्टर होंगे हमारे साथ और उसके बाद हम साइकोलॉजिस्ट से भी बात करेंगे। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर यासिर मसूद साहब ने, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं शो पर। और इस्लामाबाद से अमरीन अली ने कॉरेस्पॉन्डेंट हमारी ज्वाइन किया है। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुताल्लिक बात करेंगे और फिर उसके बाद डॉक्टर यासिर से बात करेंगे। जी अमरीन, बताइए क्या फैसला दिया है? हाई कोर्ट में भी यही फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी। ऑब्जर्वेशन क्या रही सुप्रीम कोर्ट की इसमें? ऐसा ही है, बिल्कुल। ये बेसिकली 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में मज़ीद 2 जजेस और भी हैं जिन्होंने ये फ़ैसला तहरीर किया और उसमें साफ साफ लिखा है कि ख़ातून से खुला का हक़ जो है वो नहीं छीना जा सकता। ये तो बिल्कुल आप लोगों को भी मालूम है और जैसा कि मैडम नादिया को भी मालूम है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ इस तरह का रवैया अमूमन नहीं रखा जाता, लेकिन अगर बहुत बैकवर्ड चले जाएं तो वहाँ पर इस तरह के केसेस सामने आते हैं। खुला का हक़ तो इस्लाम ने दिया हुआ है औरत को, तो इसको बिल्कुल भी जो है वो झुटलाया नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में ये साफ साफ लिखा है कि ये खिलाफ कानून है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐनी जो शवाहिदीन हैं उनका जिक्र किया गया है। एक तो ये जिक्र किया गया है कि ऐनी शवाहिदीन हैं, गवाहान हैं और सिर्फ इस वजह से कि ऐनी शाहिद घर वाले हैं तो इस वजह से इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। और दूसरा उन्होंने जो सबूत इकट्ठे किए, जो फ्रांसिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि 6 गोलियां खातून को मारी गई और जब खुला होती है तो 48 घंटे बाद जो सर्टिफिकेट हासिल कर लिया गया खुला का,
तो उसके बाद मुलजिम घर में मुसल्ला होकर दाखिल होता है, मोटरसाइकिल पर आता है और उसके बाद 6 गोलियां जो है वो अपनी साबका एहलिया पर चला देता है। उसके बाद जब उनको सज़ा होती है ट्रायल कोर्ट से, तो वो दोबारा से अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर देता है कि मेरी जो है वो सज़ा उसको खारिज कर दिया जाए। तो उसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला दिया 10 साल कैद का वो बिल्कुल ठीक है, जुर्माना भी आयद किया है और अदालत ने ये भी फैसला दिया है कि खातून से उसका ये राइट नहीं छीना जा सकता। अगर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती तो फिर ये उसका राइट है कि वो खुला ले। बिल्कुल ऐसे। तो अमरीन हमारे साथ रहिए। आजकल चैलेंज ये है जी, कि बिल्कुल बच्चे ऐसे। हों, औरतें हों, इनको अपनों से ही बचाना है। कैसे कि एक चीज़ जब एक हो गया मतलब इसके बाद उसका ऐसे रिएक्ट करना आदमी का, ये ये बिल्कुल। सिकनेस है, ये मेंटल सिकनेस है। ऐसा शख्स जो है अब ये उसको कोई खौफ कोई चीज़ रोकेगी जो उसने करना है वो तो उसने कानून करना की है। अमलदारी। देखिए बात ये कि ये तो अमरीन ने बता दिया कि इसका कानूनी पहलू है कि भाई कोर्ट ऑफ लॉ में ये मामला गया, लेकिन इसका एक माशरती पहलू भी है और इसका साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ पहलू भी है कि वो किस मेंटल स्टेट में होता है। मर्द की हम खास तौर पे बात कर रहे हैं कि वो इंतहाई कदम उठा ले। जिस शख्स के साथ वो जिंदगी गुजार रहा होता है, ऐसी इस नहज पे आ गया कि वो उसको कत्ल कर दे जस्ट बिकॉज कि उसने फैसला किया कि तुम्हारे साथ नहीं और रहना। वजह ये और क्या अपना वो डॉक्टर यासिर साहब। रिलीजियस अपना राइट यूज़ कर रही है, अपने मुल्क के हिसाब से अपना राइट यूज़ कर रही है और फिर उस पर ये रिएक्शन। जी डॉक्टर यासिर बताइए कि ये रवैये क्या है, ये इंसानी रवैये और इंतहाई हद तक पहुंच जाना, क्या साइकोलॉजी क्या कहती है इसे? मर्द की हम बात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया और यकीनन बड़ा मुस्तहसन है आपका ये इक़दाम कि आप इस मौजू पे बात करें। जब आप मर्द के रवैये की बात करते हैं ना, तो हमारे मुआशरे के पिदरसरी मुआशरे का जो रुख है उसको देखने और समझने की ज़रूरत है कि मर्दों की जो राय कायम हो रही है अपनी ज़ात से मुतल्लिक और अपनी ज़ात से जुड़े हुए लोगों से मुतल्लिक, उनके मुहर्रिकात क्या हैं। हमारे मुआशरे में मर्द को प्रोटेक्शन और पोजेशन का फ़र्क नहीं पता। उसको ये बावर करवाया जाता है कि ही हैज़ टू प्रोटेक्ट, वो मुहाफिज है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ और तसल्लुत में क्या फ़र्क है, पोजेशन और प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क है, वो उसको पता नहीं चलता। इसलिए जब वो एक रिश्ते में बनता है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, पहले तो इस चीज़ को भी समझिए ना, क्योंकि आप ख़ास तौर पर शादी के मामले की बात कर रहे हैं, तो हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से शादी में दाखिले और उसके इखराज दोनों को इंतहाई मुश्किल और डिफ़िकल्ट बना दिया गया है। तो अभी जब वो एक रिलेशनशिप, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है डिज़ोल्व हो रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ में हो रहा है, तो उसकी ये एक्सेप्टेंस, कबूल करना कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया, एक मर्दाना जहनीत जो एक ख़ास तरीके से परवान चढ़ती है हमारे मुआशरे में, उसके लिए काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि उसका तसल्लुत, उसका कंट्रोल ख़त्म हो रहा होता है। और उसने चूँकि कंट्रोल को रवा रखा होता है, एक्विटी का रिलेशनशिप तो था ही नहीं, ये तो हाकिम और महकूम का रिलेशनशिप था। तो जब महकूम ने हाकिम से बगावत का ऐलान किया, उसको बगावत समझा गया, उसका हक नहीं समझा गया। तो उस बगावत की सरकोबी के लिए अब वो वाजिबुल कत्ल करार दे दिया गया उसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो धमकियां हैं ना, ये तो नॉर्मल मियाँ बीवी के रिश्ते में एक है, नॉर्मल सी बात है, होता ही है, नॉर्मल हो गया। इस्तग़फ़ार, मतलब मुझे कहना पड़ रहा है, बट शादीशुदा जिंदगी में भी इतनी दफ़ा बहुत सारे शौहर धमकियां देते हैं बीवियों को। अच्छा तुमने अगर ये किया ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने अगर मैं बच्चे तुमसे ले लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। और उसके बाद सेपरेशन के बाद तो पक्की पक्की धमकियाँ, तुम निकलो मैं देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब किस स्टेज पे कहाँ इसको ज़रा सीरियसली लेना चाहिए कि ये बंदा केपेबल है? क्योंकि बहुत दफ़ा तो आपको लगता है नहीं ऐसे ही कह रहा है, इसकी हिम्मत है, ये करेगा नहीं, लेकिन कुछ लोग कर गुजरते हैं जैसे ये शैतान। तो ये कौन से साइंस हैं जहाँ आपको लाइक आई सेड कि धमकियाँ तो हैं, मिलती ही हैं, किधर औरत को फील होना चाहिए वाकई थ्रेटेंड कि नहीं ये शख्स मुझे नुकसान बाकी पहुंचा सकता है? देखिए एक चीज़ बहुत अहम है नादिया, कि ये धमकी भी अल्फाज जो हैं वो रवैयों के अक्कास होते हैं ना। अब ये अल्फाज अदा कर देना इटसेल्फ, इसकी एक्सेप्टेंस या इसको कंडोन हम नहीं कर सकते, राइट। आपका हक नहीं है कि आप इस तरह की धमकी आमेज़ लहजे में धमकी से जुड़े हुए अल्फाज जो हैं
वो अपनी किसी शदीद गुस्से के अंदर भी आप अदा करें। ठीक है, इसको हम एज एन इंडिकेशन तो जरूर लेंगे, अब लाइट जरूर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, राइट। अब कहने को तो ये एक जुमला है जो चूंकि बहुत दफा कहा जा चुका है तो वो अहम नहीं है, लेकिन अगर हम जिस तरह सेल्फ, जब सुइसाइडल आइडिएशन की बात करते हैं, जब लोग अपनी जान ले लेते हैं, तो ये एकदम नहीं होता। उनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत अरसे तक इशारों के नायों से लेके वाशगाफ अल्फाज तक वो कहते हैं मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा। उस वक्त तक लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन जब कोई अपनी जान ले लेता है तो फिर कहते हैं हाँ जी, फिर डेटा निकलता है कि हाँ ये तो पिछले 5 साल से कुछ इस तरह की बातें कर रहा था, राइट। सो नहीं, आप जान से मार देने की धमकी इटसेल्फ इंडिकेटर है, इस पे देखा जा सकता है एग्रेशन कंट्रोल। डॉक्टर ऐसे मुझे बताएं कि वेरिएबल्स कौन-कौन से हैं? जो देखें ना, एक मुआशरे में बहुत से फैक्टर्स भी होते हैं कि एक आदमी को खुला हो गई ज़ाहिर है उसकी, अब अगर वो अपने फैसले खुद करे तो चले ठीक है, यहाँ पे तो यार दोस्त हैं, घर वाले हैं जो उसको इंसाइट कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं कि ये क्या हुआ यार, ये तो इतनी कमजोर लड़की थी, तुम्हें छोड़ के चली गई, कैसे हो गया ये? बिल्कुल, इसको सबक सिखाओ। तो ये रवैये भी है ना, ये वेरिएबल्स भी हमारी एक तमाशबीनी की भी तो हिस्स होती है ना। अब वो अफराद जो इस तरह के मशवरे दे रहे होते हैं, चूंकि वो साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, रिलेशनशिप को उन्होंने उस तरह बरता हुआ नहीं है, खुद बरता हुआ नहीं है और दूसरों को वो मशवरे देंगे। तो मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट प्री मैरिज काउंसलिंग को बहुत प्रमोट करता हूँ और वालिदैन को ये इनकरेज करता हूँ कि खुदारा शादी से पहले इस शादी के इदारे को कायम होने के जो डायनामिक्स हैं, आप मुहर्रकात की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुहर्रक ये है कि मियाँ बीवी को या जो दो अफराद शादी के रिश्ते में बंध रहे होते हैं उनको इस रिश्ते की नज़ाकतों से कौन आगाह करेगा। उनका डाटा उनके अपने वालिदैन हैं, कुछ और रिश्तेदार हैं जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी देखी, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी क्या तकाजे करती है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मुकम्मल पैकेज के तौर पे एक्सेप्ट करने के क्या तकाजे हैं, इन पर उनको साइको एजुकेट करने की जरूरत है। एक कोर्स होना चाहिए, बाकी मैं कहती हूँ इतना हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, उससे पहले बच्चों को कोर्स करवाना चाहिए और वो थोड़े हर साल के बाद ना अपडेट होना चाहिए कि जी कोर्स करें आप, रिफ्रेशर होने चाहिए जितने मसले आ गए हैं। और ये भी रिफ्रेशर होना चाहिए कि मर्द की मर्दानगी पे कोई हर्फ नहीं आता, यानी ये अलग ही तरीके से मर्द एक सोच रहा होता है कि अगर कोई औरत छोड़ के चली गई है उसको, तो वो समझता है कि शायद ये सवालिया निशान है मेरी मर्दानगी पर। हाँ। है ना, ये एक मिसकंसेप्शन है। और क्या अब उसको क्या सुकून आ गया होगा उसके बाद? आप डॉक्टर ये बताएं कि जो कोई किसी की जान लेता है तो वो शख्स, उसमें शुरू से टेंडेंसी होती है या ये एक वक्ती कैफियत है कि इतना गुस्से का से पागल हो जाना कि किसी की जान ले लेना, क्योंकि आसान काम नादिया, गुस्सा जो है ना, एंगर जो है, वो बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं, ठीक है ना, इनमें से एक है। गुस्से का होना मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गुस्से का ना होना मसला है। गुस्सा आपको उस वक्त आता है जब कोई आपकी बाउंड्री को अफेक्ट करता है, जब कोई आपकी हद को मुतासिर करता है ना, ठीक है, तारीफ की रूह से। अब ये हद तो सही तरीके से मुतय्यन कर ली जाए ना, जो अभी जो है बात करें कि मर्दानगी की तारीफ तो जरा ठीक कर ली जाए ना हमारे मुआशरे में। मेरी मर्दानगी की हद है कि कोई औरत मुझे छोड़ के ना जाए, जो एक दफ़ा मेरे रिश्ता मनाकियत में आ गई। भाई ये कहाँ से बात हुई? हमारे इस्लामी तारीख से लेके हमारे जो पूरा देखिए कि इस रिश्ते में बंधना और इस रिश्ते से निकलना कितना आसान रहा है। कौन सी अना के मसाइल जो हैं हमें कभी नज़र आए हैं? तो ये जो हमारे इस खित्ते का एक मसला है कि मर्दानगी की तारीफ, और आपने बात की एंगर की, एंगर और एग्रेशन में फ़र्क समझिए। एंगर बेसिक ह्यूमन इमोशन है, उसको मैनेज करना और उसके नतीजे में अपने कुछ फैकल्टीज़ को इम्प्रूव करना। क्या स्पोर्ट्समैन जो हैं हमारे, स्पोर्ट्स वेमेन, उनका चैनलाइज्ड एंगर नहीं उनको बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट लेके जाता। और मैं एग्रेशन एक और अजियत से ये औरत गुजर रही होगी अपनी शादीशुदा जिंदगी में इस शख्स के साथ, जब एग्जैक्टली कितना तशद्दुद करता होगा, कितना टॉर्चर करता होगा। वो उसने जान छुड़ाई, उसने कहा मैं जाऊं, मेरी जान को और मेरी मेंटल हेल्थ को खतरा है। अच्छा, बच्चों को भी नहीं पता, बच्चे थे नहीं। अमरीन जरा थोड़ा बताएं कि इनके कोई बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या गुजरेगा सारी जिंदगी कि माँ को बाप ने मार दिया। हाउ विल दे ग्रो अप विद दिस ट्रॉमा एंड रियलाइजेशन? ये थोड़ा सा उनका बताएं, फैमिली में कौन-कौन?
नादिया, ये तो चलें इस केस की बात है, थोड़ा सा अगर रिसेंटली आपके सामने भी इमाद वसीम वाला केस सामने सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि उनके बच्चों पर क्या बीती है और तमाम चीज़ें उन्होंने तो सोशल मीडिया पर ही चला दी, फिर ऑडियो भी लीक्स हुई, तो ऐसे केसेस में जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल इमाद वसीम क्रिकेटर की बात कर रही हूँ। उनकी जो साबका एहलिया सानिया इशफाक हैं, उन्होंने ऑडियो भी लीक्स की, उसके साथ साथ फिर पीछे जब आप ऑडियो सुनते हैं तो पीछे उनके बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं। तो इस तरह के केसेस में हमेशा मुतासिर जो है वो बच्चे ही होते हैं और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अगर देखा जाए तो असर उन्हीं पर पड़ता है, क्योंकि वो एक डिवाइड हो जाते हैं। वो उनको समझ नहीं आती कि अब हमने रहना किसके साथ है। बाप कह रहा होता है जी मैंने अदालत से रुजू कर लेना है, मैंने इनको ले। जी अमरीन की आवाज़ चली गई। तो अच्छा आप मुझे बताइएगा, ये एंगर और एग्रेशन की आप बात करें तो ये देखिए, जैसे नादिया भी कहती है, स्पर ऑफ द मोमेंट में एक चीज़ हो जाती है। अब अगर उस शख्स से पूछा जाए तो वो क्या कहेगा? क्या वो ये कहेगा? और 95% तो लोग कहते हैं हमसे गलती हो गई, गुस्से में हो गया, गुस्से में हो गया। तो गुस्सा इतना प्रोलॉन्ग, अच्छा। सोचने का मौका देखे ना। वो इस सवाल के जवाब में मोमन में एक शेर पढ़ता हूँ कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। देखिए, गुस्से, एंगर और एग्रेशन की जो कन्वर्जन है ना, वो अनप्रेसिडेंटेड नहीं होती। जो ये साहब हैं, इनके मामले में भी ऐसा होगा कि इससे पहले भी खानगी मसाइल, देखिए तलाक या खुला का तकाजा क्यों हुआ, ये बंधन नामुमकिन हो गया एक फरीक के लिए, और उसने कहा कि मैंने इससे निकलना है। किन मुहर्रिकात की बिना पर उसने कहा? यकीनन उन झगड़ों में, घर खानगी लड़ाइयों में कहीं ना कहीं ये एग्रेशन सामने आया होगा। सो ये एग्रेशन यूजुअली हमारे माशरे की एक और बड़ी बदकिस्मती ये है कि मर्द के गुस्से को मर्दानगी का हुस्न समझ के कबूल कर लिया जाता है। तो वो रिवेंज की स्टेट थी। एक और मैंने डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज में देखा कि जब ऐसे कुछ साइको किलर या ये जो औरत को तकलीफ देता है, उसके अपने पास्ट में, बचपन में किसी औरत का जुल्म होता है उसके ऊपर, ट्रॉमास होते हैं, समटाइम्स मदर या कोई Traumas रिलेटिव ऐसा होते हैं। जिन्होंने उसको इतना ज्यादा पागल किया होता है कि वो अपना गुस्सा बाद में बीवी पे, औरतों पे निकालता है। ऐसे भी केसेस होते हैं। दिस कैन बी वन रीजन। एन मुमकिन है ट्रॉमास जो परपिट्रेटर्स होते हैं वो यकीनन अपने उनके ट्रॉमास होते हैं। तो कुछ माशरती मुहर्रकात भी होते हैं और नादिर कुछ नफ्सियाती मुहर्रकात अज खुद भी होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, इनहेरिटेंस, हेरिडिटरी का फैक्ट होता है कि मे बी कि ये गुस्सा कोई बाइपोलर डिसऑर्डर की शक्ल में, कोई मैनियाक एपिसोड की शक्ल में एक शख्स जो है किसी कैफियत से गुजर रहा हो, तो इसमें कोई पैथोलॉजी भी हो सकती है। हमारे यहाँ मसला ये है ना कि इन चीज़ों पर चूँकि स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि हम इस पर बात नहीं करते, और इसलिए मर्द की मर्दानगी और मर्दानगी से जुड़े हुए गुस्से की एक कबूलियत है। वो रिवेंज का डॉक्टर साहब है ना, एक बुनियादी तौर पर बदला, रिवेंज, वो एक मेरा ख्याल है। जी, वो देखिए गैरत का, इज्जत के भी तो देखिए ना, ये मेरी गैरत का मामला है भाई। आपकी गैरत का मामला, इस वक्त आपने एक अपने से इंतहाई कमजोर फरीक को आतिशी असले से लैस होकर उसको उसकी जिंदगी से महरूम कर दिया। सो ये गैरत का मामला नहीं है। मतलब और एज अ मुस्लिम सबसे बड़ा गुनाह किसी की जान ले लेना, ये इस तक इंसान, फिर आपका तो मतलब दीन ही नहीं है आपके अंदर। और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू अमीन, बहुत शुक्रिया। लेकिन ज़ोहेब, ऑन अ सीरियस, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन या कुछ बेहतरी ये होगी कि आइंदा अब कोई औरत खुला का अगर उसकी दरख्वास्त देती है तो उसकी जान को खतरा है, उसको सेफ्टी, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वो कोई एक ऐसी हो बॉडी जो बुलाए उस बंदे को और कहे कि जी ये दरख्वास्त आ गई है, अगर इस खातून को कुछ हुआ, थोड़ा सा होता है ना कि आप उसको आप वार्न कर देते हैं कि बेटा फिर ये आप पे ही जाना है सब कुछ और आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आगे आपकी ये ऐसे आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, ये सज़ाएं हो सकती हैं। ध्यान करना, डिस्टेंस रखना, ये ज़रूरी है ताकि वो औरत सेफ, और वो औरत भी जो मुतासिरा औरत है वो भी थ्रेट्स को लाइटली ना ले, वो थ्रेट्स अपना थ्रेशोल्ड समझे और वो रिपोर्ट करे मुताल्लिका इदारों को। ऐसा नहीं है कि इवन व्हेन यू आर मैरिड टू हिम, अगर आपकी जान को आपको खतरा है, ये वायलेंट है, ये मारता है, ये जालिम है, बच्चों को खतरा है आपको, प्लीज यू नीड टू डू समथिंग। मारपीट हो रही है तो पहली दफा ही उसको फिर आप रोकने की कोशिश करें, क्योंकि फिर एक ब्रेक लेना, घर वाले भी सख्ती करें ऐसे बेटे पे, ऐसे शख्स पे। एक ब्रेक के बाद वापस आते कही जाएगा।
और अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं सुहेब से भी कर रही थी ब्रेक के दौरान कि फैमिलीज़ को पता होता है कि उनकी औलाद जो है ना नफसियाती है, वायलेंट है, एग्रेसिव है, गुस्सा है, कंट्रोल नहीं होता, बच्ची या बच्चा, तो उसका इलाज शादी नहीं है बल्कि बर्बादी है कि उसके बाद फिर आपने अगले जो बच्चे पैदा होने हैं, जो औरत घर में आनी है, सबकी ज़िंदगी आप ख़राब कर रहे हैं। मत शादी कराएं अपनी औलाद की अगर उसको नफसियाती मसले हैं, अनकंट्रोलेबल एंगर इश्यूज हैं। शादी इज़ नॉट अ सोल्यूशन। किसी और की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो बच्चे हो रहे हैं उनकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, तो ये ना करें आप प्लीज। मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप बुराई को, बिल्कुल नहीं, उसको लाइफ पार्टनर नहीं, इस पर डॉक्टर की हम जरूरत करेंगे। है। लेकिन ये चैटरिंग जो है ना, ये मुझे पता नहीं। हाँ जी, आवाज़ें आ रही हैं इनको हाँ, चार तो खैर अब हम एंटरटेनमेंट की बात करेंगे भाई। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किसी से पीछे नहीं है। क्या ज़बरदस्त एक्टर्स एक्ट्रेसेस हमारे यहाँ हैं, और एक एक्ट्रेस ऐसी हैं जिनको हमने मतलब वो कहते हैं ना कि एक उनकी परफॉर्मेंस बस याद रह जाती है, उसके बाद भी बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी भी कर रही हैं, लेकिन धुआं ड्रामा सबने देखा। हाय हाय द ओए ब्यूटी। होए 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 होए। क्या बात है, जब धुआं ड्रामा चलता था सड़कें सुनसान हो जाती थी, गलियों में कोई नजर नहीं आता था, सब धुआं देख रहे होते थे। और वहीं से कुछ आशिर अजीम के लिए और कुछ सिर्फ नाज़रीन नाज़रीन नसर के लिए है ना। इनका क्या और गाती बात बड़ा है। अच्छा है इनका। हाँ। वो गाना मुझे याद है, आँखें कहती हैं मेरे दिल में बस जाओ, याद आ जाओ। बड़ा रोमांटिक। तो नाज़रीन हमारे साथ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। नाज़रीन जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, ठीक। जागे। नाज़रीन बड़ी खुशी हो रही है आप शो पे आई हैं यार। गाने वाने नहीं हो रहे आजकल के, गाने भी होने चाहिए नहीं? मैंने वो बस ऐसे ही गा दिया था। मैंने गाने का मुझे कभी भी ऐसे शौक नहीं था, बस ऐसे ही मैं बाथरूम सिंगर हूँ। लेकिन इत्तेफाकन बस वो गाना एक ही मैंने मुझे गाया आज भी और याद है। लोगों को पसंद। बहुत सुपर हिट किस था, सीक्रेट बड़ा मिशन पे प्यारा। हैं आप? कहीं कमरे में पीछे कोई लैपटॉप तो नहीं रखा हुआ, किसी की स्पाइन तो नहीं हो रही? धुआं से रिलेट कर रहा हूँ Maybe my मैं। phone. Oh, okay. हाँ। अच्छा सही। मैं भी डर गई कि क्या बात है। नहीं ऐसे मजाक करते हैं नाज़रीन। आप बताएं माशाल्लाह, वही आंखों में खूबसूरती, चमक, योर हेयर, यू गॉर्जियस रियली। थैंक यू नादिया। अच्छा, और आप बताएं ड्रामाज में आजकल कैसा काम चल रहा है, रोज वगैरह खुश हैं? टूटा हुआ दिल। टूटा हुआ दिल में आपका दिल तो नहीं टूटा? टूटा हुआ दिल में बस मुझे इतने नेगेटिव रोल्स वैसे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि नेगेटिव रोल्स में आपको परफॉर्मेंस एक मार्जिन मिलता है आपको। वरना हम लोगों की माओ का जो कैरेक्टर है जो हमें मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाए माँ का जिसमें आपको कुछ करना हो, लाइक बहुत कम होते हैं ऐसे। टूटा हुआ दिल अच्छा मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली मुझे 6 महीने हो गए, मैं यूएसए में हूँ और मैं काफ़ी सुन रही हूँ कि लोगों को पसंद आ रहा है और मेरा कैरेक्टर भी सबको पसंद आ रहा है। चलो दैट्स गुड। लेकिन आप एक्साइटेड नहीं लग रही, ये बात देखिए मैंने एज अ जर्नलिस्ट ऑब्जर्व की ये बात। यानी आप टूटे हुए दिल से बस ठीक है, आप कह रही हैं एक रोल है बस उसी तरह का जैसे मुझे रोल मिलते हैं, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं, इस पर खुश भी है ना? ऐसी कैफियत है आपकी? नहीं, एक्चुअली मैंने वो बड़ा जल्दी किया था वो कैरेक्टर। द रीज़न वाज कि मुझे यहाँ आना था और वो बहुत कम टाइम में मुझे वो कंप्लीट करना था, तो वो भागम दौड़ में वो किया। तो फिर मैंने इतना मतलब जिस तरह मुझे लगा था कि मुझे करना चाहिए वैसा नहीं हुआ, बट चलिए लोगों को अच्छा लगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अच्छा, यूएस में बताएं क्या मसरूफियत है? 6 महीने वहाँ रहेंगे, ये तो तभी होता है जब बच्चे वहाँ हों। कुछ ऐसा सीन है? बच्चे मेरे ऑलमोस्ट मेरे बच्चे यहाँ 10 साल से हैं और क्योंकि मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है, मेरे भाई मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे होते थे, तो मेरा यहाँ बहुत ज़्यादा आना जाना। अब ये है कि बच्चे हैं यहाँ पे, तो अब कुछ प्लान ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि पहले पढ़ रहे थे, अब उनके स्टडीज़ भी कम्प्लीट हो गई हैं। तो बच्चों का बारे में बताएं, इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, होने वाली हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएं ना। मेरी बेटी जर्नलिस्ट है एंड फोर्ब्स मैगजीन में काम करती है। उसने NYU ग्रेजुएट हुई है वो, एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। और जो मेरा बेटा है उसको बिजनेस का शौक है, तो वो बिजनेस की तरफ आया है, उसने अपनी एक कंपनी खोली हुई है यहाँ पे। क्या बात। और इसी वजह से, बच्चों की वजह से आप फील्ड से ऑन एंड ऑफ मतलब कभी काम किया, फिर 3-4 साल ब्रेक?
जी एक्चुअली मैं उनको नेचुरली जब पढ़ रहे थे तो उनको सपोर्ट भी चाहिए थी, तो अब ये है कि पढ़ चुके, अब मुझे सपोर्ट चाहिए। कोई नाज़नीन नहीं, बस मैं चाह नहीं लकी हो भाई, क्या तुम उस स्टेज पे आ गई अपनी ज़िंदगी में जहाँ मैंने भी आना चाहती हूँ कि जब आप बच्चों को शॉपिंग ना करा रहे हो, बच्चे आपको शॉपिंग करा रहे हो, जब आप बिल्स ना दे रहे हो, बच्चे बिल्स दे रहे हो। हैं? ये टाइम कब दिल आया? ऐसा चाह रहा है, अब ऐसा दिल चाहने लगा है, लेकिन अभी बिल्कुल अभी खुद स्टार्ट हुआ है उन लोगों का काम, तो नेचुरली इट विल टेक सम टाइम कि वो सेटल डाउन हो जाएं। हम लोगों की अचीवमेंट तो यही होती है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और जो वो चाहते थे वो अचीव कर लें, तो हमारे लिए तो यही अचीवमेंट है। बाकी अल्लाह मियाँ हम लोगों को सलामत रखे कि हम आखिरी वक्त तक अपना काम खुद करें और अपना खर्चा भी खुद उठा सकें। मैं तो यही चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पे कोई भी किस्म का बर्डन हो उनके ऊपर मेरी तरफ से। खुद ही करें ना, कहना ना पड़े, करना तो चाहिए। नाज़रीन, अच्छा, वैसे- करेंगे तो बरकत होगी उनकी अपनी रोजी में। बहुत अभी हम जरूरी लोग ना इससे पहले सेगमेंट कर रहे थे रिलेशनशिप्स पे, और एक खबर थी बड़ी मतलब बहुत बेटर वो खबर थी कि एक हस्बैंड ने अपनी बीवी ने खुला ली तो उसने उसको कत्ल कर दिया। तो आप भी रिलेशनशिप्स पे बहुत बात करती हैं, और आपके मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, तो आपने कहा भाई अगर नहीं बनती तो आगे बढ़ो। ये कौन सा तरीका है कि अपनी ज़िंदगी को ड्रैग करते जाओ किसी के साथ? तो ये बेहतरीन तरीका है। इस जनरेशन में आप ये देख रही हैं सोच डेवलप हो रही है, और बहुत सफ़र किया इससे पिछली जनरेशन राइट है ना। जी, क्योंकि देखिए हम लोगों के टाइम पे यही था कि हमने ग्रेजुएट होने से पहले ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता था कि बस शादी होनी है। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हैं, और विच इज़ वेरी गुड। लाइक मैं भी उन्हीं सोच में से हूँ कि मैं भी अपनी बेटी को अक्सर बोलती हूँ कि यार शादी कर लो तुम, तो शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, तो बोलती नहीं आई स्टिल नीड टाइम, मैंने इतना पढ़ा है, मैं जॉब करूँ, मैं अपने आप को सिक्योर करूँ, फिर मैं शादी कर लूँगी। तो हमारे लिए शादी इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि हमें बचपन से यही हमारे दिमाग में बिठा दिया गया था कि बस ग्रेजुएट हो जाए, नहीं हो शादी बस। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और बिल्कुल मैं यही कहती हूँ कि अगर आपकी नहीं बनती तो बहुत अच्छे मोड में, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े दुश्मनियाँ पाल के, भाई नहीं दो इंसान रह सकते एक घर में। पता है कभी कभी भाई बहन नहीं एक दूसरे से उनकी बन रही होती, इसी तरह एक हस्बैंड वाइफ की भी ऐसे हो सकता है बहुत सी जगह पे। तो आई थिंक सबसे बेस्ट तो यही है कि आप आगे जस्ट मूव ऑन करें। नाज़नीन, हमारे समय सोसाइटी में अभी भी किसी की शादी होती है, दूसरी तीसरी चौथी, वो एक हंगामा, ठीक है जी, अलैदगी हो रही तो एक हंगामा। क्या चाहते हैं? हाँ, आई नो है, लेकिन आई थिंक अब वक्त के साथ काफ़ी लोग चेंज हो रहे हैं। एटलीस्ट जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, आई थिंक मैं और आप भी चेंज हो गए। नहीं, आई थिंक हमारे पेरेंट्स में अभी तक थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मेरी और आपकी भी सोच चेंज हो गई है ना, मेरे ख्याल से। तो नहीं, वो जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं ना, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं अपने पॉडकास्ट या अपने शो का आगाज़, और उसके बाद उसकी तलाक होगी, उसने छोड़ दिया, उसने उसको ये कह दिया, ये वो, अब अल्लाह करे सब अच्छा हो, और बस दुआ के साथ ख़त्म, आग लगा के। हाँ, ये भी तो है ना बीमारी। लोग हैं फारिग लोग हैं, सही बात। बिल्कुल, उनके पास मसला ये है कि कुछ ना कुछ तो लिखेंगे तो उनके व्यूज आएंगे ना, व्यूज के लिए वो कुछ भी लिख देते हैं। दे डोंट इवन केयर के दूसरे इंसान के उनके इस लिखने से क्या कुछ हो सकता है। दे डोंट केयर के यू नो, या बट उनको वो उनको व्यूज चाहिए। आप अपनी अगर कोई हाइंड परवाह साइड पे नहीं है अपनी कि- लाइफ को देखती हैं तो आप क्या समझती, रिग्रेट करती हैं कभी कि ये मेरे 5 साल 8 साल स्पॉइल कर हो गए किसी भी वजह से, यानी आप कहती हैं बस ठीक है अल्लाह ने जैसे जिंदगी में। 8 साल 16 ईयर्स मेरी शादी रही थी। देखिए मैं आपको सच बताऊं तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपने एक्स हस्बैंड से एक अच्छे टर्म्स हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं और मैंने कभी भी अपने बच्चों में, उसकी फैमिली के साथ हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं मोहसिन मिर्ज़ा, हम सब आपस में बात करते हैं जब भी कोई जोया मेरे बच्चों को किसी किस्म की भी ज़रूरत पड़ती है, और यू नो लाइक हम लोग एक फ्रेंड्स की तरह हैं। हमने बिल्कुल वो नहीं किया कि हम नफरत करें और हम बोले कि भाई अब हमारी शादी ख़त्म हो गई, तो नहीं, वो रिलेशन ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे हैं हमारे। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों पे कोई भी किसी किस्म का बुरा असर पड़े। तो हम लोगों की बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है हम सब की,
मैं हूँ, हसन है, हसन की वाइफ हैं, मोहसिन है, हम सब माशाल्लाह। और हम लोग होना के अंदर भी ऐसे किसी चाहिए। किस्म की तो कितना देखिए बच्चे वैसे इफेक्ट नहीं होते, बड़ी अच्छी बात है नाज़िया। बच्चे सब ब्यूटी के ग्लैमर की बातें करते, छोड़ो भाई। सही बात। हाँ, ये डिप्रेसिंग बातें नहीं करो। हाँ, तो ये बताओ, तुम्हारे बाल इतने प्यारे और ये सब जानना भी चाहते हैं कि नाज़नी अपने बालों को मतलब कोई ख़ास केयर, ये जेनेटिक है या कोई तेल, मास्क, मसाज, ये क्या कमाल है? कुछ नहीं। वैसे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कभी भी कुछ नहीं किया, आई थिंक इसलिए। और वो बहुत डाई नहीं किए बालों को, या वो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या लोग कराते हैं, मैंने वो सब नहीं किया। अब तो बाल वैसे नहीं रहे, पहले अच्छे होते थे, अब अभी भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अच्छा, बट ख्याल आई थिंक करते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट योर, आर यू कॉन्शियस अबाउट योर वेट लॉस, डाइट, चीज़ें, कुछ टैबलेट, इंजेक्शन हैं? कोई स्ट्रगल है वेट के साथ? वेरी वेरी नजर आ रहा है उनके एक्सप्रेशन से। पता है क्या, मुझे मैं ऑलमोस्ट इट्स बिन लाइक 10 years के जब से मुझे थायराइड हुआ, उसके बाद से मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये स्ट्रगल है कि वेट लूज करना। एंड आई एम अ फूडी, आई लव फूड। मुझे खाना बहुत पसंद है। मतलब द ओनली थिंग, मुझे ना कपड़ों के इतना शौक है ना, मुझे बैग्स, ना जूते, ना मेकअप, नथिंग। ऑल मुझे खाना, डिफरेंट अच्छी जगहों पे जाके और अच्छे मज़े मज़े के खाने। एंड मैं खुद भी अच्छा कुक कर लेती हूँ। तो बट या स्ट्रगल बट ट्राई किया? आजकल ये वेट लॉस इंजेक्शंस बड़े सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं, GLP-1 मेडिसिन भी आ गई हैं। कभी सोचा कि यार ये कर मैं लेते हैं, सब सोचती कर रहे हूँ हैं? कि अब ट्राई कर लूँ, क्योंकि ट्राई किया? मुझे नहीं नहीं, तेरी सोच रही हूँ ना, ना सोचे, छोड़े आप ऐसे अच्छी है। कर लूँ। लेकिन पता है क्या, मुझे लगता है कि कुछ लोग पे वो एक बहुत बुरा सा, मतलब वो एजेंट लगने लगते हैं। आप सही कह रही हैं। तो उसका वो सुपरविजन ना हो ना डॉक्टर की। तो वो हाँ, नहीं वो ज्यादा जब हो Sorry? जाए, नहीं नाज़ी, जब वो बहुत ज्यादा हो जाए और जब उसको आप ज्यादा। डॉक्टर की से मशवरे से ना इस्तेमाल कर रहे हो, सुपरवाइज ना हो, आप खुद ही ज्यादा कर तो रहे हो। नाज़िर, मुझे फील्ड के नहीं, बारे में मैं- बताएं ना, फील्ड के बारे में। फील्ड में कैसे नहीं, आपको अभी देखा रुको, भी जाता हमारा है? मसला नहीं अच्छा, खत्म मसला हुआ। नहीं हल हुआ। नहीं नहीं, मसला भी है, मैं जानना मसला- चाहती हूँ, मुझे तो अभी जान- कभी होता है कि अपनी कोई पिक्चर वीडियो देख के सब मेरे साथ होता है, मैं कहती हूँ यार ये मेरा फेस सही नहीं आया, बस कल से मैं मुंह को ताला। बहुत बार होता है, लेकिन जब वो खाना अच्छा सा नज़र आता है। नहीं नहीं, खैर मैं अभी बहुत ट्राई कर रही हूँ, अब मैंने थोड़ा सा लूज भी किया है, वो शायद अभी नज़र नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है। थोड़ा सा लूज किया है। नजर आ रहा है लाइबा वाले ड्रामे से ना। क्योंकि अमेरिका में ना काम बड़े करने पड़ते हैं। अमेरिका की में जो अच्छी चीज़ है ना, यहाँ आपको खुद काम करना पड़ता है, तो आप सुबह से रात तक आपके पास टाइम है, लग पता जाता है ना। ये अच्छी चीज़ है। मैं एक्टिव हूँ। मैं जब कराची में, तो मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, और अगर घर आती थी तो मैं अपने कुक से या अपने काम जो भी हेल्पर्स हैं उनसे बोल देती थी चाय बना दो, पानी दे दो, ये कर दो, वो कर दो। यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि तो रोज आप खुद डस्टिंग से करती आपकी हैं आप? movement खुद होती करती हैं डस्टिंग, मॉपिंग? आई डू एवरीथिंग। मैं बाथरूम भी धो रही हूँ, मैं कपड़े भी धो रही हूँ, मैं प्लांट्स, और मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, मोह सब कुछ करती हूँ यहाँ पे। आई डू एवरीथिंग, आई एम वेरी वेरी एक्टिव। सो आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। और कुकिंग क्या करती है नाज़ी? सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? कढ़ाई? मैं सब कुछ ठीक ठाक बना लेती हूँ, लेकिन जैसे मैं चिकन रोस्ट और इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हाँ, हैं। हेल्दी भी लगता है। अच्छा, ये बताएं नाज़नी, अब 6 मंथ्स यूर इन US, तो फिर आपका काम नहीं इफेक्ट होता कि आप 6 महीने हैं ही नहीं पाकिस्तान में, और फिर यहाँ जगह आप अपनी बनाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो यू नो 2 steps 10 steps बिहाइंड, फिर दोबारा से काम के लिए फिर आपको होता है कि यार ये मुश्किल हो जाएगा, या आपको इंतज़ार करते हैं, मुश्किल होती है फिर? मैं आपको एक सच बात बताऊं तो मैं बड़ी डिसअपॉइंट हूँ अब काम से। मैं इतनी अब मुझे नहीं दिल चाहता मैं काम करूँ, क्योंकि मैं जैसा काम चाहती हूँ करना वैसा काम मुझे मिलता नहीं है। और अब तो भाई एक और मसाइल ये हैं कि हमारे जो हीरो और हीरोइंस हैं वो अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं। अगर उन्हें पसंद नहीं हो कि जी नाज़ली एज अ मदर मुझे नहीं पसंद, तो हम निकाले भी जा सकते हैं, जो मेरे साथ एक बार हुआ है। तो आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं इन चीज़ों से बड़ी डिसअपॉइंट होती हूँ, क्योंकि हमने भी अपनी एक जगह बनाई थी, हम भी हीरोइन आते थे, उसके बाद चलें जी वक्त के साथ आप माँ बनती हैं, दादी नानी सब बनना शुरू हो जाते हैं। बट
मैं फ्रैंकली आई टेल यू कि मैं तो बड़ी डिसअपॉइंट हूँ। मुझे प्रोडक्ट कंपनी से मुझे हर किसी से पेमेंट शिकायत है कि हर चीज प्रोडक्शन क्वालिटी से, हर चीज से। नहीं, लेकिन नाज़नीन आपने एक बड़ी Everything. इंपॉर्टेंट बात की कि जो लीड कास्ट है वो उनकी से होती है कि उनके माँ बाप कौन से कैरेक्टर्स को साइन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ ना कि एक ड्रामे से मैं हटाई गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं, क्योंकि और अचानक से एवरीथिंग वाज रेडी, फोटोशूट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और अचानक से मुझे पता चला कि जी मैं हट गई हूँ उस ड्रामे से। वजह पूछी गई, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं बहुत मुझे उसके बाद मुझे बहुत कॉल्स आई, उन्होंने बहुत कहा कि नहीं लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज एंड दूसरा ड्रामा कर लेंगे, बट मैंने बोला मैं करूँगी ही नहीं। तो क्योंकि यू फील बैड ना, आपको नहीं अच्छा लगता कि आप एक सीनियर एक्टर हैं और आपको कोई 3-4 महीने से आपने बोला हुआ है कि आप ये काम कर रही हैं, आप हमारे साथ, और ये कैरेक्टर है और ये स्क्रिप्ट है, और आपके कपड़े बन चुके हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक हीरोइन के कहने पे या जिसके भी कहने पे आपने चेंज कर दिया। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई इन चीज़ों से। बहुत सी जगह पे ये भी होता है कि हमारे बेचारे डायरेक्टर्स अंडर प्रेशर होते हैं। मुझे पता है कि बहुत से एक्टर्स की वजह से हम लोग के क्लोजेस हमारे हो रहे हैं, तो वो हमारे नहीं होंगे, हमें बिल्कुल एंड में किया जाएगा, क्योंकि हम उन्हें पता है कि सब्र शुक्र कर लेते हैं, वो दूसरे नहीं करेंगे। तो बहुत सी जगह पे ना मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये टूटा हुआ दिल में कहीं नाजिश जहांगीर हैं और आगा आपके साथ हैं, तो कहीं ये तो इस लिस्ट से बाहर है ना दोनों? आगा और नाजिश तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, दे आर वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि देखिए आपके हस्बैंड भी डायरेक्टर हैं, तो क्या उनका भी दिल खराब हुआ है विद द इंडस्ट्री? या आई थिंक सो। हम लोग अब चाहते नहीं हैं कि हम अब इतना काम करें इसमें। फ्रैंकली आई टेल यू कि हम लोग काफी डिसअपॉइंट हुए हैं प्रोडक्शन हाउसेस की वजह से कह रही हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्टर हैं, वो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। एक्ट्रेस भी ले लें, मतलब हमें लगता है जहाँ हमारी जगह है, जहाँ हमें होना चाहिए, हम वहाँ नहीं है, तो हम फिर क्यों अपना टाइम इतना वेस्ट करें? हम अपने बच्चों के पास क्यों ना रहें और यहाँ पे कुछ बेहतर करें, और मे बी वही करें। आई डोंट नो, सॉरी, मैं कह रहा हूँ बहुत से सीनियर एक्टर्स हमारे साथ भी हैं, उन्होंने भी बहुत बातें की हैं, तो तकरीबन डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। सही बात, दुख हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा है, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि लाइक आजकल वही 100 एपिसोड और 150 एपिसोड्स आप कर रहे हैं, एंड वही एक, मतलब यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज यू नीड मनी, यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज दिस इज योर ब्रेड एंड बटर। तो मतलब अगर वही करना है, मतलब देखिए ना, इस काम में तो एक पैशन होता है कि जैसे मैंने एक आध ड्रामा किया, जैसे मैंने मोहरा किया और भी 1-2 ड्रामे किए थे, तो उसमें काम था, तो मोहरा में बहुत अच्छा रोल था। मैं बड़ी तारीफ भी की थी, यू आर फिनोमिनल इन मोहरा। बहुत मुश्किल रोल था। या मतलब इस तरह का काम होता है तो अच्छा लगता है। आई नो कि हर ड्रामा ऐसा नहीं होता, हर ड्रामे में आप एक ड्रामा 2-3 ड्रामे ऐसे कर लेती हैं, उसमें से एक ड्रामा आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन बस अब इंडस्ट्री वैसी रही नहीं। और आपको लगता है कि सीनियर एक्टर्स के साथ जो है बिहेवियर वैसे भी ऑन द सेट डिस्क्रिमिनेटिंग है? अच्छा नहीं लगता कि यार ये इम्पोर्टेंस नहीं है, ख्याल नहीं, मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर्स और जो डायरेक्टर्स हैं वो काफ़ी अंडर प्रेशर होते हैं। अब आई डोंट नो कि उसका रीज़न क्या होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आजकल के जो बच्चे नए आए हैं वो बदतमीज़ हैं, या लेकिन आई थिंक जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि आई थिंक इसी तरह होना चाहिए, हमने नहीं किया और शायद हम गलत थे। could be, यानी अब नाज़रीन ये कह सकते हैं हम कि अब फील्ड सोशल मीडिया के आने के बाद और जितना लाइमलाइट हो गया है, तो ये उन लोगों का काम है जिनके पास पैसा है, वही लोग, उन्हीं के बच्चे वही लेगेसी लेकर चलते हैं। जो टैलेंट है, पैसा नहीं है, तो वो आप ये रिकमेंड करेंगे, आपकी बातों से लग रहा है कि किसी और फील्ड को ज्वाइन कर लें, इस फील्ड में ना आए? मैं मेरा बेटा है थोड़ा सा उसको शौक, लेकिन मैं उसको कभी भी इनकरेज नहीं करती, क्योंकि एक तो मैंने बोला वो ये वाले पेशेंस भी चाहिए आपको ना, जो
वहाँ पे घंटों इंतज़ार करें, और बड़े मसाइल होने लगे हैं अब तो शूट्स पर। तो मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों को नहीं चाहती कि मीडिया में आए वो लोग। एंड हालांकि मेरी बेटी ने दोनों ने बचपन में काम किया जब हमारी अपनी प्रोडक्शन होती थी, एंड आई नो दे कैन वर्क, अच्छा काम करेंगे वो, लेकिन नो। अच्छा, आप फिर यूएस में कुछ सोचा कुछ करने का, क्योंकि आपके हस्बैंड अगर यहाँ ड्रामे बना रहे हैं तो ये भी मुश्किल हो जाता है ना कि यार हमसे अब कोई और, हम और कोई क्या काम करें। आशिर अजीम से रब्ता करें, धुआं 2 बनाए, धुआं 3 बनाए, वो भी कनाडा में है। तो ये मतलब फिर आप लोग कुछ सोचते हैं कि यार हम यूएस में क्या करेंगे, मसरूफियत ज़रूरी है। तो वो आपके मियाँ एज अ डायरेक्टर वहाँ क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि फिर वहाँ रह के क्या किया जाए? नहीं, काम तो करना है, बगैर काम के तो गुजारा नहीं है, काम तो करना है। तो और हम लोगों एक्टर और डायरेक्टर्स हैं, हमें काम भी यही आता है, और इतने सालों से कर रहे हैं तो अच्छा भी यही लगता है। सही। फिर बट हम तो देख रहे हैं ऑफ कोर्स कि कुछ ना कुछ यहाँ पे छोटा मोटा बिजनेस अपना कुछ ना कुछ कर लेंगे। एंड देखिए, जब तक स्ट्रगल होता है, जब तक आपके बच्चे नहीं पढ़ चुके होते, अब पढ़ चुके हैं, अपने पैरों पे स्टैंड कर चुके हैं, तो अब मैं और वही है ना, तो हम तो गुजारा कर लेंगे अच्छे से इंशाल्लाह। तो आशिर से कोई रब्ता होता है या बातचीत रहती है या नहीं? हाँ, वो भी बड़े दुखी गए। आशिर भी इतने दुखी गए हैं बेचारे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आशिर इतने इंटरेस्टेड थे धुआं के बाद भी कुछ, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी आमिर सलीम भी यहाँ पे हैं, तो मैं वीडियो देखी थी आमिर सलीम के साथ, बिल्कुल। तो मैं, आप यकीन करेंगे, वो पूरे उसमें वो आमिर सलीम या धुआं का जिक्र था, मेरे किसी ड्रामे का जिक्र होता ही नहीं है। वो धुआं ने मुझे इज्जत दी, एंड मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ पीटीवी की कि मुझे इज्जत पीटीवी से मिली। तो आई थिंक आशिर ने उसके बाद ये सोच लिया था कि वो कि या तो उससे बहुत अच्छा बनाना चाहेगा या वो काम छोड़ देगा। और उन्होंने एक वीडियो कुछ बनाई थी कनाडा से कि मैं ट्रक चला रहा हूँ, and I'm happy, and I'm making more money. I remember वो हमारे लिए थोड़ी तकलीफ देती थी। नहीं, मैं आपको सच बताऊं, वो ट्रक जो है वो बहुत अच्छा काम है यहाँ पे एक्चुअली। वो हमें एक्चुअली वहाँ बैठ के लगता है ना कि यार ये क्या काम कर रहे हैं, तो वो वाला ट्रक नहीं है जिसमें ऐसी सामान लाद के वो, मतलब वो सबसे हाई पेड थोड़ा सा, लेकिन पैसे ज्यादा फिर भी हमारे तो जो हीरोज हैं, और ये आशिर अजीम जहाँ हमारे लिए हैं या आप हो, फिर भी उनको वैसे नाज़रीन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे लिए होता है। मैं आपसे वो जो नबील वाला वो जो सीक्वेंस था, उसके पीछे क्या कहानी थी, यानी क्या हुआ था वो सीक्वेंस जरा बताएं मुझे। लोग, हम तो रिलेट करते हैं। अरे नबील का वो तो कि हमारा 4th एपिसोड जब ऑन एयर हो गया था, तो उसके बाद से हमें बहुत अच्छी रिस्पांस मिलने लगी थी। लाइक कि अपनी बात आता उस ज़माने में, तो वो बताती थी कि पहले वो ड्रामा बिल्कुल नहीं अच्छा चल रहा था, उसके बाद 4th के बाद वो ड्रामा बिल्कुल ही हाइप पकड़ ली। तो नेचुरली वो 8th एपिसोड में बेचारे नबील को आके उनको वो मर रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं मरूंगा, इतना अच्छा ड्रामा जा रहा है। उस ज़माने में 14 किस्तें होती। He said कि नहीं मैंने नहीं मरना। बट इवेंचुअली हुआ ये कि उन्हें मरना पड़ा, लेकिन और आज की मर्जी है तो माशाल्लाह, यू नो, आई नो। और आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे मरेंगे क्योंकि ईद थी दूसरे दिन है ना, उतना सिर्फ करके आ गई थी कि मैं बस निकली हूँ घर से। मैं शुक्र आपने लिखा कि मैं ये सोच रही थी कि काश मैं मर जाती। नहीं, लड़की एक थी, हीरोइन एक थी, इनको तो मारने का सोचा ही नहीं किसी ने। लेकिन पूरा पाकिस्तान रोया था जब नबील को मारा था ड्रामे में, हम सब रोए थे भाई। थैंक यू सो मच नाज़नीन, प्लीज दोबारा भी शो पे आइएगा, बहुत मजा आएगा। क्या बात है, जबरदस्त। दुआ का मैं बताऊं ना, क्रेज आप कैरेक्टर सोच में नहीं ऐसा सकते। मरना तो ये कि हर कोई सोचेगा एक्टर के काश मैं मर जाता। आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम, मेरी दोस्तें फोन के खत लिखती थी आशिर अजीम को, और मुझे चिढ़ होती थी। मैं कहती थी यार ये उनका चीप काम कर। लेकिन डिफरेंट लेके आया था ना आशिर, वो हॉलीवुड वाला पहले लोगों ने इमेजिन नहीं किया। आप सोच नहीं सकते जो क्रेज आशिर अजीम और इस टीम का था बैक इन द 90s। क्या बात है, क्या बात है। खैर, ये हमारा शो आप देखने का शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी। नादिया और ज़ुहैब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।